हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ? लो वाइब्रेशन है तो मतलब कि हेल्थ थोड़ी सी खराब है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, हम देखते हैं कि वो काफ़ी फिट होते हैं, बट हमको न्यूज़ मिलता है कि लाइक उनको हार्ट अटैक आ गया। वो फाउंडेशन है, वो बेसिक है, वो जनरलाइज्ड है। फिटनेस बहुत स्पेसिफिक है। इट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक। केक हेल्थ है, चेरी इज़ लाइक फिटनेस। क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे डेंजरस फूड का लिस्ट बनेगा, उसमें मेरे हिसाब से ये टॉप में कहीं आएगा, टॉप 5 टॉप 10 में, जो 2 मिनट में बन जाता मैगी। है। आई होप कि देखते देखते कोई खाना नहीं खा रहा है। Yeah. सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं टाइप के खाने नहीं। मूवमेंट आई गेस, राइट? तो मूवमेंट में व्हाट इज, कौन सी चीज़ एक नॉर्मल इंसान को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए? सो मूवमेंट में एक फॉर्मूला है जो याद रखना, SSF। सो लाइक हाउ पीपल, लोग अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? मोटिवेशन के लिए वाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब 70-80 की उम्र पे साड़ी पहन के 50 पुशअप कर। लोग देखकर ये बोल रहे हैं कि मुझे भी इनकी तरह करना। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, उनको जो कॉमन छोटी छोटी चीज़ें पता थी, शायद हमारी जनरेशन को तो उतना भी नहीं पता। गुजराती में એને કહેવાય ઓટલો ઉપર બેસીને વાતો કરવી. In order to achieve more, don't lose what is the foundation, which is your health. आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आए हैं, शी हैव इम्पैक्टेड मोर देन 50 लाख पीपल। 50 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ में उन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट करा है हेल्थ की फील्ड के अंदर। पिछले 13 सालों से शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन आई हैव सीन। मैंने अपनी लाइफ में उनके जितना ड्रिवन और स्पेशली लोगों की हेल्थ के लिए केयर करने वाला और किसी इंसान को नहीं देखा है। हमने ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे तक बातें करी और काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, किस तरीके से अपनी हेल्थ को मैनेज करना, किस तरीके से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना। ट्रेडिशनली हमको लगता है हेल्थ इज़ अबाउट लाइक खाना या फिर एक्सरसाइज या फिर स्लीप, बट शी टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से आपका इमोशंस, किस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ भी आपकी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो आई होप यू विल लाइक दिस पॉडकास्ट। तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ? आपका हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से हेल्थ इज इक्वल टू एनर्जी। आप अगर एनर्जी इन एवरी लेवल, फिजिकल, मेंटल हो सकता है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे आपकी एनर्जी कैसी है, आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो डिफाइन करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। सो सिंपल एग्जांपल है, छोटा बच्चा है हमेशा हाई एनर्जी में होता है क्योंकि उसकी हेल्थ ज़्यादातर अच्छी होती है। बड़ा बच्चा यानी कि थोड़ा एडल्ट 50-60 प्लस जो एल्डरली होते हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है, मेंटली ऑल्सो लो हो जाती है, डिप्रेशन, अपसेट होना वगैरह वगैरह। तो लो वाइब्रेशन है तो मतलब कि हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है। अगर ख़राब इमोशंस है, ख़राब भावनाएं हैं, मतलब कि हेल्थ आपकी ख़राब है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। हेल्थ इज़ इक्वल टू एनर्जी। और अगर आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो फूड, मूवमेंट, स्लीप, बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड आपके हिसाब से हेल्थ और फिटनेस में क्या डिफरेंस है? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल, हम देखते हैं कि वो काफ़ी फिट होते हैं, बट हमको न्यूज़ मिलता है कि लाइक उनको हार्ट अटैक आ गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई। इवन देर आर लॉट ऑफ पीपल, मैंने देखा है कि जिम से बाहर निकलते ही दे हैव अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। दे लाइक कि मैं तो फिट हूँ। करेक्ट। सो हाउ डू यू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस? बहुत पावरफुल क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे अभी तक बहुत, आई थिंक हार्डली किसी ने पूछा होगा। हेल्थ वो फाउंडेशन है, वो बेसिक है, वो जनरलाइज्ड है। फिटनेस बहुत स्पेसिफिक है। इट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक। केक हेल्थ है, चेरी इज़ लाइक फिटनेस। एग्जाम्पल है कि कोई इंसान हेल्दी है, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है, जनरली एनर्जी अच्छी रहती है, उसका मूड अच्छा रहता है, स्लीप अच्छी आती है, खाना अच्छा है, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी कि वो माउंटेन क्लाइम कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि उनको सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते सांसें बहुत क्विकली नहीं फूलती है। सो दैट इज़ नॉट फिटनेस। फिटनेस मतलब कि आप अपनी एनर्जी का, अपने परफॉर्मेंस को पीक पे यूज़ कर रहे हो और आप थकते नहीं हो। मतलब कि अपना जो सही में पोटेंशियल है फिजिकल लेवल के ऊपर, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। सो हेल्थ इज समथिंग की जो बेसिक है, फाउंडेशन है। फिटनेस इज समथिंग की जिसमें आप अपनी लिमिट को हर दिन पुश कर रहे हैं, लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, लाइक डूइंग समथिंग एडवेंचरस, ट्रैकिंग जैसी कोई चीज़ हो गई। ओके, एंड अगर किसी एक नॉर्मल इंसान हु इज़ नॉट इनटू एनी स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब कोई ऐसा करियर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है, तो व्हाट शुड बी देयर प्रायोरिटी? बिकॉज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर कोई बंदा अभी तक कुछ नहीं कर रहा है एंड देयर नेक्स्ट डे दे आर स्टार्टिंग रनिंग, स्प्रिंटिंग शुरू कर दिया एंड दे सी कि भाई वर्कआउट प्लान डाउनलोड कर दिया गूगल पे से इन्फॉर्मेशन मिला के, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको एक्चुअली किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए
अगर एक नॉर्मल इंसान है शायद उसका गोल है हेल्दी होना, बट शायद ये हेल्थ और फिटनेस का जो डिफरेंशिएशन नहीं है, तो उसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू कम अप विद द राइट प्लान फॉर देमसेल्फ। तो ऐसे इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है उसको किस तरीके से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? सो फॉर अ कॉमन मैन, कोई भी ऐसा इंसान है जो नॉर्मल एवरेज काम में है या रूटीन लाइफ में है, उसको अगर शुरू करना है तो पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि मेरा गोल क्या है, क्योंकि उसी के उस हिसाब से उसके एक्शन स्टेप्स डिसाइड होंगे। तो गोल मतलब क्या, उसका गोल क्या वज़न कम करने का है, उसका गोल ये है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, क्या गोल ये है कि अभी मेरी डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, क्या गोल ये है कि स्किन इश्यूज़ है तो हेल्थ में बदलाव लाकर स्किन इश्यूज़ को ओवरकम। सो डिपेंडिंग ऑन द गोल आप अपने एक्शन स्टेप को डिसाइड कर सकते हो। एंड आई थिंक कन्फ्यूजन तब आता है जब हम बहुत सारे लोगों को बाहर देखते हैं, अलग अलग ज्ञान बांटते हुए देखते हैं। ये पॉडकास्ट में भी बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए। सो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, वो सबसे पहली चीज़ है कि आप बहुत सारे लोगों को ना सुने। आपने जो सुना है फिर आप उसे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको एक फीडबैक मिलेगा क्योंकि ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से आप बदलाव लाओगे अपने एक्शन स्टेप में, और फिर चेक करते रहो, ट्रैक करते रहो कि कहाँ तक आप अपने गोल तक पहुँचे हो, और फिर आप किसी और के पास जाओ, वापस से कुछ ट्राई करो। बट एक टाइम पे 10 लोगों को सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अभी अगर मुझे किसी को बताना हो कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट विथ, देन अकॉर्डिंग टू मी, लेट्स से अगर मूवमेंट की बात करें तो 1 साल की जिम की मेंबरशिप ले लेना सबसे, मेरे हिसाब से, इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं खराब शब्द यूज करने वाली थी, बट इट्स अ पथेटिक आइडिया। आई एम नॉट सेइंग मत करो, उन लोगों के लिए जो सीरियसली डेडिकेटेड है कर सकते हैं, बट आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल क्या करते हैं, एक साल की जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, बट 1 महीना भी नहीं जाते, 1 महीना क्या 15 दिन भी नहीं जाते हैं, और बाकी का टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, और उनको ये भी लगता है कि मेरे पैसे भी गए। बट आई थिंक लेट्स से इंस्टेड ऑफ दैट, उन्होंने अगर एक डिसीजन ले लिया होता कि हर रोज़ मैं एक सुबह उठने के साथ सूर्य नमस्कार करूँगा, या मैं हर रोज़ सुबह उठने के साथ 10 जंपिंग जैक्स करूँगा, 5 मिनट का वॉक करूँगा, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी छोटा हो सकता है, मतलब ऐसा इतना छोटा कि सोचना ना पड़े कि करूँ कि ना करूँ। तो अगर वो 1 मिनट या 2 मिनट की कोई एक्टिविटी डिफाइन कर ले, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड इट इज़ प्रूवन कि आप 2-2 घंटा वर्कआउट करो 2 महीने तक जिम में जाके, वर्सेस आप एक सूर्य नमस्कार या 5 मिनट का वर्कआउट करो 6 महीने तक, वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो आपके न्यूरल लेवल के ऊपर आपके न्यूरल पाथवे जो है वो क्रिएट कर रहा है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हम कहते हैं वो यूज़ कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स मोर पावरफुल। सो हम ये कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ गोल जितना छोटा रखो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। गॉट इट। और अभी मैंने आपको काफ़ी बार सुना है कि यू आर टॉकिंग अबाउट 6 पिलर्स फॉर अ गुड हेल्थ। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या है वो 6 पिलर्स। एक नॉर्मल इंसान को हेल्दी होने के लिए आई थिंक वो 6 पिलर्स पे फोकस करना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो ये जो 6 पिलर्स हैं वो कोई भी इंसान अगर कहीं पर भी कोई भी लेवल पे है, कोई भी उम्र है, कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, कोई भी गोल क्यों ना हो, ये उनके ऊपर अप्लाई होगा ही होगा। एंड आई गारंटी कि अगर 6 चीज़ों को एनालाइज कर लिया, वर्क कर लिया उसके ऊपर, तो उनका काम आसान हो जाएगा, एंड दे विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग दे वांट इन देयर हेल्थ। द फर्स्ट पिलर दैट इज़ व्हाट यू ईट, मतलब आप क्या खाते हैं। तो जनरली कोई भी इंसान जो है उसे जब पूछा जाता है कि आप ज़्यादातर घर का खाना, हेल्दी खाना, सैलड, फ्रूट वगैरह जैसी चीज़ें लेते हैं, या फिर पैकेज्ड फूड है, जंक खाना है, बाहर का खाना ज़्यादा लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट उनकी सेहत डिसाइड होगी। दूसरा पिलर जो है दैट इज़ हाउ यू ईट। तो जो खाना है उसे आप शांति से खा रहे हैं, चबा के खा रहे हैं, या फिर हड़बड़ी में खा रहे हैं, क्योंकि हाउ यू ईट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू ईट। वो एब्जॉर्प्शन का ख्याल रखता है। तो खाना जाना ज़रूरी नहीं है, खाना एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, तो उसके लिए सेकेंड पिलर। थर्ड इज़ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, मतलब पूरे दिन आप एक्टिव हो कि नहीं, और आप हफ्ते में एटलीस्ट 120-150 मिनट्स का समय निकालते हो, हफ्ते के एटलीस्ट 3-4 दिन, जहां आप अपनी बॉडी की लिमिट को पुश करें, एक्सरसाइज करें। फोर्थ इज स्लीप इज़ अ डिटॉक्स प्रोसेस। आप रात को सो जाते हैं, पूरे दिन अपने बॉडी को जो घिसा है उसका पूरा का पूरा रिपेयरिंग रात को होता है। पांचवा इज़ द मोस्ट पावरफुल विच इज़ इमोशंस।
जब आपके इमोशंस खराब है तो सेहत खराब होगी, बिकॉज बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड, दोनों एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं। छठा पिलर जो है लास्ट, दैट इज़ एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं जिसमें फ्रिज खोलो और वो कलरफुल पानी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, या आप ब्रेड और बिस्किट्स जैसी चीज़ें घर में देखते हो, नमकीन देखते हो, और घर में सभी लोग बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ शोज़ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, कोई एक्सरसाइज का नाम नहीं, तो आप चांसेस है कि अनहेल्दी ही होंगे वो बच्चा। बट अगर ऐसे घर में हो जहाँ पर रोज़ सुबह उठने के साथ योग हो रहा है या एक्सरसाइज हो रही है, जिम में जा रहे हैं, या रेगुलरली जब फ्रिज खोले तो उसके अंदर कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो वो बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा। सो योर एनवायरनमेंट क्रिएट्स योर माइंडसेट एंड योर माइंडसेट क्रिएट्स योर हेल्थ। तो ये 6 पिलर है विच आर जो डिटरमाइन करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, अभी लेट्स से कि कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसका दे आर लाइक ए नॉर्मल फैमिली, उनका वेजिटेरियन खाना है, नॉर्मल जो वेजिटेरियन फूड होता है, दे आर ईटिंग इट, अगर और उनको हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, विद लाइक लेट्स से कि 2-3 मिनट में ऐसा या फिर कुछ ऐसी चेंज जिस कर सके वो अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट दे शुड बी अवेयर अबाउट, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, अपने खाने के पैटर्न क्या वो खा रहे हैं? सो फॉर अ फीमेल और फॉर जनरल कोई जनरल भी जनरल अगर है? यस। ओके, क्योंकि दो चीज़ें होती है उसमें, एक तो जो कुक कर रहे हैं घर में, Yes. उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, या फिर जो भी फैमिली मेंबर है जब खाने को बैठे तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। आई थिंक मैं सेकेंड पार्ट पहले बता देती हूँ Yeah. कि जब कोई भी इंसान खाने को बैठे तो कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना। पहली चीज़ कि उनको शुरू करना है एक जिसे मैं कहती हूँ मैजिक फूड ऑफ योर प्लेट, विच इज़ सैलड, Yeah. कलरफुल वेजिटेबल्स। सो वो सैलड के फॉर्म में हो सकता है, सूप के फॉर्म में हो सकता है, सब्जी के फॉर्म में हो सकता है, सौते या रोस्टेड वेजिटेबल्स के फॉर्म में। बट वेजिटेबल्स इज इक्वल टू मेडिसिन्स। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मेडिसिन नहीं लेनी, या अभी अगर चल रही है उसे बंद करना है, तो वेजिटेबल्स तो लेने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर द मेडिसिन्स ऑफ नेचर। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन योर थाली? तो पहले आपने फाइबर लिया इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फिर आप प्रोटीन लेंगे तो आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज होगा। प्रोटीन वेजिटेरियन जो भी सोर्सेज सब मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं फिट भारत के ऊपर कि कौन से इवन वेजिटेरियन में भी आपको इनफ प्रोटीन मिल सकता है फ्रॉम फूड, इफ नॉट सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज देयर। और फिर तीसरा आएगा कार्बोहाइड्रेट। सो गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, जैसे बैड क्वालिटी हुआ नान, मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बहुत रिफाइंड कुछ ले लेना। बट गुड कार्ब्स हुए कि आप राइस खा रहे हैं, आप रोटी अलग अलग मिलेट्स की खा रहे हैं, दोज आर गुड कार्ब्स। तो इस तरह से आप डिवाइड करें। हेल्दी फैट है कि नहीं वो भी देखिए। घी, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है नहीं लेना चाहिए, बट घी भी ज़रूर वो 1 टीस्पून जितना लंच डिनर में ऐड कर सकते हैं, तो हेल्दी फैट भी मिल गया। सो इस तरह से अगर देखेंगे कि मेरी थाली में क्या वेजिटेबल्स है, क्या मेरी थाली में प्रोटीन है या नहीं है, और फिर क्वालिटी ऑफ कार्ब्स कैसे है, ये 3 क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको फूड का जवाब मिलेगा कि सही है कि नहीं है। Okay. अगर नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें वहाँ पे व्हेन यू से टॉप क्वालिटी कार्ब्स, तो कैन यू गिव अ स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि ये 3 चीज़ें ऑन लाइक वीकली बेसिस या अल्टरनेट करके खाना इट्स अ गुड ऑप्शन, एंड सेम विद द Sure. प्रोटीन, लाइक टॉप 3 प्रोटीन सोर्सेज की अगर किसी ये पॉडकास्ट के बाद और कुछ नहीं देख रहा है, दे आर लाइक दे वांट टू मेक अ गुड चॉइस, तो व्हाट दे कैन डू? So the best carbs, again I'll say, is vegetables. मतलब आपको पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 2, 3 या 4 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स तो लेने ही है इन एनी फॉर्म, सब्जी या सूप जो मैंने बताया, सैलड। सेकेंड इज़ मिलेट्स को ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जवार, रागी, बाजरा हमेशा विंटर में, अदरवाइज़ रागी है, मक्का है, वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। आमरांत यानी राजगीरा, तो वो सारे अलग अलग होल ग्रेन्स या मिलेट्स आप ले सकते हैं, विच इज़ गुड क्वालिटी कार्ब्स। बहुत सारे लोग पटेटो, स्वीट पटेटो जैसी चीज़ों से डरते हैं, स्पेशली किसी को वजन कम करना है, बट दोज आर गुड कार्ब्स। जो बुरे हैं दैट इज़ फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स जो हम पटेटो से बनाते हैं, बट पटेटो की सब्जी या पटेटो मैश पटेटो जैसी चीज़ है, गुड कार्ब्स ज़रूर ले सकते हैं उसे। राइस से लोग डरते हैं, राइस आर दे एनी फॉर्म ऑफ राइस, कोई भी किस्म के अलग अलग आते हैं राइस, सारे राइस अच्छे होते हैं, बट राइस अकेले खाना बिना फाइबर और प्रोटीन वो बुरा है, तो वो भी आप ज़रूर ले सकते हैं। सो दीज आर 3-4 टाइप्स ऑफ कार्ब्स कि जो जनरली इवन फ्रूट्स कार्ब्स में आते हैं। सो फ्रूट्स आर ऑल्सो वंडरफुल। सो पूरे दिन के दौरान ये जो 5 चीज़ें बताई वो अगर आप एज अ फॉर्म ऑफ कार्ब लेते हैं, एब्सोल्युटली गुड। आपने प्रोटीन भी पूछा, तो वेजिटेरियन सोर्सेज की मैं बात करूँ, स्प्राउट्स नंबर 1 में बताऊंगी कि वो ज़रूर ऐड करें। इट इज़ लाइव फूड। सो स्प्राउट्स आसान है बनाना,
कैरी करना भी आसान है, आप ऑफिस में भी लेके जा सकते हो, स्कूल में भी लेके जा सकते हो, कॉलेज में भी, और घर पे भी खा सकते हो। सो स्प्राउट्स को अलग अलग फॉर्म से कुक करके भी ले सकते हैं, सब्जी बनाकर, या ऐसे ही कच्चे खा सकते हैं उसका सैलड बनाकर, या उसके अंदर दही डाल के ऐसे ही ले सकते हैं स्नैक टाइम में, एनी टाइम। द सेकेंड सोर्स वुड बी एनी दाल। तो दाल में अलग अलग किस्म की जो दालें आती है, फिर जो हम फलियाँ कहते हैं, यानी बीन्स हुए या पल्सेस हुए, दाल में अलग अलग दाल, और फलियाँ में भी जैसे चना है, छोले, राजमा, लोबिया, तो ये सारे अलग अलग किस्म के कितनी वैरायटी है इंडिया में, तो उसका इस्तेमाल करें, विच आर रियली गुड क्वालिटी प्रोटीन। उसके अलावा हो सकता है नट्स एंड सीड्स, तो बादाम, अखरोट, लेट्स से कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मूंगफली, रोस्टेड पीनट्स, वो ज़रूर ले सकते हैं। सीड्स में भी सनफ्लावर सीड्स, मस्कमेलन सीड्स जैसे आते हैं, तो वो भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। सो ये कुछ क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोटीन हुआ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई ऐड करने के हिसाब से। नाउ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या फिर लिमिट में खानी चाहिए, जो शायद इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है? इट कुड बी लाइक बिस्किट्स, इट कुड बी लाइक चिप्स। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दैट पीपल शुड ईट इन मॉडरेशन, जो शायद कॉमन हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है? नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे डेंजरस फूड का लिस्ट बनेगा, उसमें मेरे हिसाब से ये टॉप में कहीं आएगा, टॉप 5, टॉप 10 में, विच इज़ कलरफुल पानी, सॉफ्ट ड्रिंक। ओके। अगर नाम दे सकती हूँ तो कोक, पेप्सी वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें जितनी भी है, उसके भाई बहन सारे, दोज अकॉर्डिंग टू मी आर रियली डैमेजिंग आर हेल्थ टू मच, क्योंकि वो एक तो लिक्विड है ना, तो हमें लगता है इस वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, देखकर मासूम लगता है, तो हमें लगता है वो क्या बिगाड़ देगा। सो आई थिंक दैट इज़ वन। दूसरा जो मासूम है, दैट इज़ बिस्किट, स्पेशली जो बिस्किट एकदम मस्त बोलते हैं कि वीट के हाई फाइबर बिस्किट है, ओट्स के बिस्किट है, जो ये बोलते हैं, और हमें लगता है कि तो मैं हेल्दी बिस्किट ले रहा हूँ। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, तो वो नहीं लेना चाहिए। क्रीम वाले बिस्किट के ऊपर तो मैं आई ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ नॉर्मल वाले बिस्किट की बात कर रही हूँ, जो अगेन निर्दोष दिखते हैं, ऐसा दिखता है कि वो तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, फीमेल्स स्पेशली, तो हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ जंक नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, और मैं जब उनके मील में कहीं देख लेती हूँ 2 बिस्किट खाई है, वो भी हफ्ते के 5 दिन खाई है, तो अरे बिस्किट, वो तो ये वाले बिस्किट है, हाई फाइबर बिस्किट है, ये भी नहीं मैं खा सकती हूँ, ये तो बहुत ही हेल्दी है, और वो 2 बिस्किट मेरा कहाँ वज़न बढ़ा देगा। बट देन 2 बिस्किट एवरी डे फॉर अ ईयर, फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। सो दैट इज़ सेकेंड। और थर्ड है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इन अ वे नेशनल नाश्ता है हमारा, या कभी कभी लंच और डिनर में यूज़ कर लेते हैं। गेस कर पाएंगे आप कौन सा है, जो 2 मिनट में बन जाता है? मैगी। सो सो यस, इट एवरीबडी नोज कि वो Yeah. हेल्थ को नुकसान करता है। Any kind of noodles you are talking? एनी Any काइंड kind ऑफ 2 मिनट नूडल, और एनी क्विक कुकिंग काइंड ऑफ फूड, Okay. कि जो फटाफट पानी में डालो और बन जाता है। तो ये नूडल्स नहीं, बट कुछ भी हो सकता है, लाइक पाव भाजी के पैकेट्स आते हैं जो बने हो, यस, सो यू आर टॉकिंग प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, बट बहुत सारे और भी उसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फूड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जो फूड नहीं है बट Okay. फूड लाइक सब्सटेंसेस है। बिकॉज अल्टीमेटली हम खाना क्यों खा रहे हैं? टंग के लिए थोड़ी ना खा रहे हैं, हम हमारे सेल्स को जो ज़रूरी है न्यूट्रिशन, उसके लिए खा रहे हैं। तो इसमें कहाँ न्यूट्रिशन होगा ये सारी चीज़ों में? इसीलिए वो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने कोक के बारे में बताया, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, वंस इन अ वाइल इफ़ यू रियली रियली लाइक इट, मैगी वंस इन अ वाइल इफ़ यू रियली लाइक इट, बट पहले बॉडी को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा कि क्या वो उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम ना तो एक्टिविटी करते हैं, ना लाइफस्टाइल सही है, और ऊपर से ये खाना खा रहे हैं, तो डबल नुकसान हो रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पिलर, कि किस तरीके से खाना। तो एक नॉर्मल इंसान को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन दे आर ईटिंग, अगर अगला मील ले रहे हैं इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो व्हाट इज़ द थिंग कि उनको चेंज करना है अब? पहले तो आप देखो, जब नेक्स्ट मील, ये पॉडकास्ट देखने के बाद या उसके दौरान, जब भी आप मील ले रहे हो, पहले तो आई होप कि ये देखते देखते कोई खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि एक आदत बन चुकी है कि जब हम खाने को बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कुछ चाहिए सामने, Yeah. काम चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, रीडिंग कुछ चाहिए, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो रील्स देखते हैं या काम करते हैं। तो इट इज़ आवर हैबिट। सो आई थिंक दैट्स द नंबर 1 चेंज जो हमें करने की ज़रूरत है, कि बिना डिस्ट्रैक्शन हम कैसे खा सकते हैं। एक सवाल आता है कि हम अगर नहीं देखेंगे तो क्या करें? मैंने बोला खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाना है,
Yeah. और करना कुछ नहीं है। तो बोले ओके पर करे क्या, खाते खाते खा रहे हैं बट किसका मुंह देखे। सो पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड क्या Yeah. करना। और उस वक्त मैं उनको एक टिप देती हूँ जो कोई भी फॉलो कर सकता है, एंड दैट इज आप बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक, मेडिटेटिव म्यूजिक, स्पा म्यूजिक जैसा कुछ प्ले कर सकते हो। इससे क्या होगा, उससे हमारी स्पीड कम होगी, थॉट्स की भी स्पीड कम होगी, खाने की भी स्पीड कम होगी। एग्जाम्पल है, जब आप गाड़ी चलाते हो तब उसमें अगर कोई एकदम बादशाह का गाना बजा लिया, एकदम हाई वॉल्यूम में बजा लिया, फास्ट रॉकिंग टाइप का म्यूजिक है ऐसा बजा लिया, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी कि कम होगी व्हीकल की? ज़्यादा होगी। पर लेट्स से आप कहीं पार्क करना चाहते हो, आपने स्लो डाउन किया, हैव यू सीन कि आप ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम हाई जो था ना उसे आप लो कर देते हो सबकॉन्शियसली। ऐसा क्यों? वो वॉल्यूम का और पार्किंग का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी जब वो हाई पे होता है और आप स्लो पार्क करना चाहते हो ना, सबकॉन्शियसली वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, सो दैट अफेक्ट्स योर स्पीड। सिमिलरली जब आप खा रहे हो खाना, यहाँ पर बहुत हाई स्पीड में थॉट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाई स्पीड में आप खाना खाओगे। बट इसे स्लो डाउन करना मुश्किल है वॉलंटरीली ज़्यादातर लोगों के लिए। तो आप टूल का यूज़ करो कि बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक जब बजाते हो, स्लो म्यूज़िक, रोमांटिक में जा सकते हो आप, मेडिटेटिव म्यूज़िक सबसे इजी है बजाना। बट हाँ, स्लो म्यूज़िक का मतलब दुखी गाने नहीं है कि Yeah. सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं टाइप के गाने नहीं, Yeah. बट रियली सूदिंग सॉन्ग्स। Yeah. तो ऑटोमेटिकली खाने की स्पीड हमारी कम हो जाएगी। आई थिंक अगर स्पीड कम कर ले और खाते वक्त साइड में टाइमर रखे कि कितने मिनट्स हो रहे हैं खाते वक्त, उसे अगर हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे एंजॉय करके खा सकते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प विद एब्जॉर्प्शन अ लॉट। सो लाइक जस्ट फॉर लाइक सबका खाने का टाइमिंग अलग होगा आइडियली कि लाइक मैंने ऐसे लोग भी देखे कि 2 मिनट में हो जाता है ख़त्म, है ना? मैं था एक टाइम पे, अच्छा, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक द आइडियल टाइम पीपल शुड डिवोट कि हाँ 15 मिनट 20 मिनट, तो एक जस्ट एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? आइडियल टाइम जब आप मील ले रहे हैं उसके लिए 20 मिनट देना ज़रूरी है। या उसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल रीज़न भी है, एंड दैट इज़ कि आपके बॉडी में एक फीलिंग आता है खाना खाने के बाद कि बस अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मेरा पेट भर गया। ऐसा फीलिंग एक हार्मोन देता है विच इज़ कॉल्ड लेप्टिन। लेप्टिन इज़ अ सटाइटी हार्मोन जो आपको संतुष्टि देता है। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो खाने के 20 मिनट के बाद रिलीज़ होता है। सो लेट से आपने खाना शुरू किया, 2 मिनट 5 मिनट में ख़त्म कर दिया, मतलब अभी तो आपके लेप्टिन ने रिलीज करके ब्रेन को सिग्नल देना था कि बस अब मत खाओ, एक और रोटी मत लो, एक और सर्विंग ऑफ राइस मत लो। बट आपने तब तक तो पूरा खेल पूरा ख़त्म हो गया खेल। और उसके बाद जब रिलीज होता है फिर एक फीलिंग आता है यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप ही ने खाया और आप बोल रहे हो कुछ समय के बाद कि ज़्यादा हो गया, ऐसा क्यों? बिकॉज आपने उस वक्त इनफ टाइम नहीं दिया अपने आप को टू रियलाइज दैट ओके आई एम फुल, आई डोंट नीड टू ईट मोर। सो आइडियली 20 मिनट्स देना, बट कुछ लोग अगर अभी 2 मिनट दे रहे हैं तो बढ़ाकर 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे 7 करें, धीरे धीरे 20 तक आए। डायरेक्टली 20 तक आ जाओगे तो पागल हो जाओगे, लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो आई Yeah. थिंक स्टार्टिंग स्लो Yep. एंड देन प्रोग्रेसिंग। Okay. Let's talk about the third pillar, movement, I guess, right? तो मूवमेंट में व्हाट इज कौन सी चीज़ एक नॉर्मल इंसान को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए? मिनिमम, एब्सोल्युटली मिनिमम, की एक अच्छी हेल्थ चाहिए। देयर इज नो फिटनेस का कोई गोल नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का गोल नहीं है, सिर्फ हेल्दी रहना है। दे वांट टू लिव अ गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, तो मिनिमम चीज़। सो मूवमेंट में एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, SSF, स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको ये तीन, आपको फिटनेस का गोल है, नॉर्मल एवरेज हेल्दी लिविंग का गोल है, तो आपको तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए अगर आप इंजरी से दूर रहना चाहते हो या बीमारी से या तकलीफ़ों से। तो पहला आता है स्टेमिना। स्टेमिना मतलब आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब आप पैरों से नहीं, पहले सांसों से थक जाते हैं, तो दैट इज़ स्टेमिना। कि आप बच्चे को लेके घूम रहे हैं, पहले आप बच्चे को लेके, लेट से पहले के ज़माने में लोग पूरा पूरा दिन घूमते थे तो भी थकान नहीं होती थी। आज 2 मिनट भी ले लेते हैं और फिर उइमा हो जाता है कि अभी बच्चे को नहीं हम पकड़ सकते हैं, या कुछ चीज़ उठानी है लेट से लगेज बेल्ट के ऊपर, एंड वी आर लाइक स्ट्रेंथ नहीं है। सो वो स्ट्रेंथ की बात आ जाती है। बट जब स्टेमिना मतलब ये हुआ कि आप कितना लंबे समय तक आप अपने ब्रेथ को, हार्ट रेट को कंट्रोल कर पाते हो। स्ट्रेंथ जैसे मैंने बताया, बच्चे को उठाना हुआ, लगेज बेल्ट से बैग उठानी हुई, या कोई भी रूटीन काम में यहाँ से वहाँ चीज़ों को लेकर जाना हुआ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आप इंजरी ना हो जाए,
हमने बहुत बार सुना है कि कोई बाथरूम में फिसल गया और अचानक से फ्रैक्चर हो गया, तो वो बोन डेंसिटी के ऊपर भी आता है, बट मेनली फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो गई, कुछ लेने के लिए गए ऊपर से और मसल पुल हो गया, तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से होता है। तो कौन सी एक्सरसाइज ऐड करना, तो पूरे दिन के दौरान आपको आइडियली क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ, और शुरू क्या करना चाहिए एकदम आसान भाषा में वो भी बताती हूँ। तो पहले कार्डियो, कोई भी किस्म का, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं, बट एनीथिंग जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाए। एरोबिक्स हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, डांस हो सकता है, एनीथिंग इज फाइन, एनीथिंग दैट यू लाइक। सेकेंड वुड बी वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट के साथ, डंबल बारबेल के साथ, जिम में जाकर या घर पे कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस देना और मसल बिल्ड करना, दैट इज अ प्रायोरिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड इज मे बी स्ट्रेचिंग और योग। योग करना, उसकी वजह से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगा, स्टेमिना स्ट्रेंथ भी थोड़ा बिल्ड होगा। सो तीनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, बट जब हम ये कहते हैं कि तीनों करो तो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो व्हाट टू स्टार्ट विथ, सिंपल, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट विथ वॉकिंग। वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं है, वो एक्टिविटी है, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट। तो लेट्स से आप डिसाइड कर सकते हो कि हर रोज़ सुबह उठने के साथ 10 मिनट का वॉक करना ही करना है, बिकॉज अगर पूरे दिन में कोई भी ऐसा समय है जिसमें एक्टिविटी एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसमें 2 टाइम आता है। वॉकिंग की स्पेशली बात करूँ, पहला सुबह उठने के बाद 10 मिनट, 1 घंटे के अंदर, और डिनर के आधे पौने घंटे के बाद 10 मिनट का वॉक। आई थिंक दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम्स जब उनको वॉक इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ओके। एंड आइडियली अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो वीक में या फिर दिन में हाउ मच टाइम दे शुड डिवोट योगा के लिए या या ओवरऑल? ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? बिकॉज मैंने देखा है कुछ मेरे दोस्त थे, व्हेन दे डोंट हैव एनी नॉलेज, जिम में गए पहले दिन लाइक 2 घंटा, फिर 4 घंटा, और व्हेन आई सी यू गाइज और स्नेह सर, आप लोग लाइक 40-45 मिनट्स आपका काम हो गया, और विथ ऑल द प्रोफेशनल तो पता चलता है कि 40-45 मिनट उनके लिए इनफ हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो उसमें भी काफ़ी मिथ्स है जो लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो एक रफ नंबर कि इतना टाइम तो बहुत हो गया। सो कोई भी किस्म की एक्सरसाइज जब आप करते हो, वो 40-45 मिनट्स, स्पेशली जिम या वेट ट्रेनिंग, 40-45 मिनट्स एब्सोल्युटली इनफ, आइडियल। या 1 घंटे तक आप स्ट्रेच करो, नो प्रॉब्लम, बट कुछ लोग जो आपने बताया 2-2 घंटे तक, आई ऑल्सो नो लॉट ऑफ पीपल 2-2 घंटे वर्कआउट, बोले आज तो बॉडी बना ही लेनी है, आज तो वजन कम कर ही लेना है। उल्टा होता है, क्या होता है कि 1 घंटे के बाद आपका बॉडी जो है वो इतना टूट चुका है, वेयर एंड टेयर हो चुका है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है वो। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है। तो आप पूरे बॉडी को घिस रहे हैं 1 घंटा, और अभी रिकवरी का टाइम था 1 घंटे के बाद, जहाँ आपको प्रोटीन देना था, जहाँ पर आपको रेस्ट देना था, जहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग करना था, जहाँ पर आपको अच्छा न्यूट्रिशन देना था, उसी समय में आपने और ज़्यादा एक्सरसाइज करवा ली, 1 और घंटा करवा लिया, तो होगा ये कि वेयर एंड टेयर जो था वो 10x हो गया। तो अब उसे रिकवरी इतनी ज़्यादा चाहिए जो हम देने नहीं वाले हैं, दे नहीं पाएंगे, और नेक्स्ट डे वापस से 2 घंटा वर्कआउट, तो वो काफ़ी ब्रेकिंग डाउन स्टेज में चले जाते हैं, जिससे अगर फीमेल है पीरियड्स मिस हो जाएंगे, बाल झड़ना मेल के फीमेल के शुरू हो जाएंगे, स्किन डल होना शुरू हो जाएगी, वेट लॉस ज़रूर होगा बट अनहेल्दी वेट लॉस होगा, मसल लॉस हो जाएगा। सो ओवर एक्सरसाइज is not a good idea, but exercise for let's say 40-45 minutes absolutely ideal. उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट इमोशंस, क्योंकि स्लीप पे आते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट इमोशन। अगर किसी को अपने इमोशनल लेवल पे हेल्थ को अच्छा रखना है, तो व्हाट आर द 1 और 2 हैक्स, या फिर कौन सी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें कि हाँ उनको थोड़ा उस डायरेक्शन में एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा? कौन से इमोशंस इनकॉर्पोरेट करें? नंबर 1 इज आई थिंक ग्रैटिट्यूड, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा प्रूव हो चुका है कि जो इंसान ज़्यादा आभारी रहता है चीज़ों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, उसकी सेहत बहुत अच्छी होती है, और जिनकी शरीर में बीमारियां होती है वो बीमारी रिवर्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब कोई इंसान आभारी होता है, क्योंकि हमारा माइंड ही डिज़ाइन ऐसे हुआ है कि पहले आप वो देखते हैं कि क्या मिसिंग है, क्या नहीं है, क्या दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है, और कंप्लेन करना, एक्सक्यूजेस देना, ये नेचर है। उसे ओवरकम करके टू बी ग्रेटफुल एंड टू सी व्हाट आर द पॉजिटिव्स, ऑप्टिमिस्टिक साइड देखना बहुत मुश्किल है, और अगर आप वो कर पाते हो तो आपकी सेहत बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव सीन कि देयर आर मैनी पीपल जो जिम नहीं जाते, जो रेगुलर वर्कआउट नहीं करते, जो इतना कुछ ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं खाते, बट हमेशा वो अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं बाय बीइंग ग्रेटफुल। उनको कोई तकलीफ नहीं होती,
और दूसरे साइड ऐसे इंसान होते हैं कि जो रेगुलरली जिम जाते हैं, 1-1 साल की मेंबरशिप लेके, या घर पे पर्सनल ट्रेनर बुलाते हैं, या ऐसे लोग कि जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं। मतलब अगर आप उनको पार्टी में बोलो कि ये पिज्ज़ा, और वो आपको गाली देंगे कि क्या आप क्या खा रहे हो, और मैं तो 1 साल से नहीं खाया है पिज्ज़ा टाइप के लोग, और उनके शरीर में ढेर सारी बीमारियाँ होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस वो हमेशा कंप्लेन के जोन में होते हैं। सो वी आर नॉट सेइंग कि आप पहले वाले इंसान बनो कि एक्सरसाइज ना करो और अच्छा मूड रखो। वी आर सेइंग दोनों का कॉम्बिनेशन, कि ग्रेटिट्यूड भी है और हम अच्छी एक्सरसाइज डाइट वगैरह भी फॉलो कर रहे हैं। सो पहला इमोशन ग्रेटिट्यूड, और दूसरा इमोशन है लव। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लविंग व्हाट यू डू, लविंग पीपल अराउंड यू, लविंग द वर्क। बेसिकली आपका एग्जिस्टेंस जो है इस दुनिया के ऊपर, अगर आप उसे प्यार करते हैं तो सेल्फ लव कहो या लव फॉर योर लाइफ कहो या लव फॉर योर लव्ड वंस कहो, वो आपको हेल्प करता है आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट लेट्स से वंस अ वाइल किसी के पास एक दिन ऐसा है कि पूरा बिजी गया बंदा, एंड ही हैव लाइक 15 मिनट्स, 15 मिनट है उनके पास। सो व्हाट डू यू थिंक कि 15 मिनट दे सिट एंड थिंक अबाउट व्हाट दे आर ग्रेटफुल फॉर, या फिर 15 मिनट का वॉक? Why not do 5 minutes of gratitude and 10 minutes of walk? बट दे कैन चूज, जस्ट चूज वन, लाइक Okay. ऐसा नहीं है कि उनका ये रेगुलर रूटीन है, बट दे लाइक वंस अ वाइल एंड दे Okay. हैव टू चूज। सो व्हाट डू यू थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज? नॉट मोर इम्पोर्टेंट शायद कहना सही नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट अगर चूज करना है उस पर्टिकुलर, आई नो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको सिंपल सा आसान सा जवाब देती हूँ, एंड दैट इज वॉक। क्यों? उसका लॉजिक देती हूँ। जब वो इंसान वॉक करेंगे तो बॉडी में नेचुरली कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, जो आप ना चाहकर भी होंगे। और एक इंसान के लिए माइंड को कंट्रोल करना वर्सेस बॉडी को कंट्रोल करना आसान बॉडी है, माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है। सो आई फील कि शायद वो वॉक कर सकते हैं 15 मिनट में। बाय जस्ट वॉकिंग उसके बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होंगे, ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस होंगे, ग्रेटिट्यूड आसानी से आ जाएगा, आई फील। ओके, सो इन दैट सेंस कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है, दिस इज व्हाट आई हैव लाइक, मैंने काफ़ी जगह सुना है, आई जस्ट वांट कि कंफर्म कि यू गिव योर ओपिनियन, कि अगर आपको कोई बैड इमोशन फील हो रहा है, यू आर फीलिंग बैड, so going for a walk, any light exercise, even like going to gym, agar if you are feeling extreme emotions, do you think it helps? 100% yes. एंड इफ आई गिव यू अ प्रूफ, तो जो डिप्रेशन में होते हैं उनको जब एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती है, उसमें एक हार्मोन केमिकल होता है विच इज़ कॉल्ड सेरोटोनिन। इट्स अ हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर, इट्स अ हैप्पी हार्मोन। वो आपको अच्छा फील करवाता है, खुश फील करवाता है। वो केमिकल के फॉर्म में उसमें देते हैं, दवाई के फॉर्म में। आपको पता है वो सेम सेरोटोनिन प्रोड्यूस तब होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। दैट इज़ वाई एक्सरसाइज को बोला जाता है कि वो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जब दुखी होता है, जब डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग टर्म, उसमें भी जब आप एक्सरसाइज रेगुलरली वो इंसान को करवाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा डिप्रेशन से बाहर निकलना। क्योंकि आप देखोगे वो जो डिप्रेसिव इंसान है वो ज़्यादातर एक कमरे में, बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में अकेला रहना चाहेगा, जो उसको नहीं करना चाहिए। Got it. So let's talk about next pillar, sleep. आज this is the most common problem increasing, कि people are not able to sleep. So what are the common reasons, आपको क्या लगता है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और एक नॉर्मल इंसान को अगर इम्प्रूव करना है तो what are like 2-3 चीज़ क्या कर सकते हैं? पहली तो द्रौपदी की साड़ी। द अननेसेसरी स्क्रोलिंग जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। द्रौपदी की साड़ी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो आप जब रात को स्पेशली सोने के 1-2 घंटे पहले अगर मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम के शोज़, और आप लेट्स से स्क्रॉल कर रहे हो या बिंज वॉचिंग कर रहे हो कोई भी चीज़ को, तो वो जो स्क्रीन है उसकी लाइट रेटिना पे जैसे ही रिफ्लेक्ट होता है, रेटिना से आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि दिन है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सनलाइट और मोबाइल की लाइट में कोई फ़र्क नहीं है, उसके लिए तो लाइट मतलब लाइट। और जब वो आंखें सेंस करती है कि वो लाइट है, तो ऑटोमेटिकली वो दिन के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और रात के हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन विच इज़ अ स्लीप हार्मोन, वो प्रोड्यूस हुआ था वो सप्रेस हो जाता है या प्रोड्यूस नहीं होता है, तो नींद नहीं आती है। सो नींद ना आने का ये नंबर 1 रीज़न है, दैट वी आर एक्टिव एट नाइट लुकिंग एट द स्क्रीन्स। इवन पूरे दिन के दौरान भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हो
तो वो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है उसमें जो थॉट्स का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई हो जाता है। जैसे एक बीटा स्टेट ऑफ हमारी अवस्था है, तो वो अवस्था के ऊपर भी एक अवस्था है जो आ चुकी है गामा, टू मैनी थॉट्स, टू मैनी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स। तो उससे भी ऊपर आई थिंक अब तो हम पहुंच चुके हैं, आई डोंट नो उसे क्या कहेंगे, बट इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। रात को भी सोते सोते थॉट्स आते हैं, सपने में भी थॉट्स, कुछ लोग तो रात में बोलते भी है। आई नो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइंस जो हम शायद कभी बाद में बात करेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो ओवर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्क्रीन टाइम, उसे हम लिमिट करें। दैट्स द नंबर वन थिंग। उसके अलावा क्या हो सकता है? सनलाइट। आज हम ऑपोजिट है कि स्क्रीन की लाइट देख रहे हैं बट सन की लाइट नहीं देख रहे हैं। तो जब आप दिन के दौरान, लेट्स से सनराइज हुआ, उसके 2 घंटे के अंदर इफ़ पॉसिबल सनलाइट लीजिए, एक्सपोज कीजिए अपने आप को 20 मिनट्स के लिए। तो बॉडी जब सेंस करता है कि सनलाइट है तो दिन का अनुभव हुआ, तो जब डार्कनेस होगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए आसान हो जाएगा टू फॉल अस्लीप। एंड द थर्ड थिंग दैट कैन हेल्प कुड बी कि आप पूरे दिन के दौरान अगर सिटिंग बहुत ज़्यादा है, लंबे समय तक बैठे रहना, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं, गोवा गए या महाबलेश्वर गए या कश्मीर गए या आप थाईलैंड गए या आप लेट्स से यूके गए, कहीं पर भी आप घूमने के लिए गए, वहाँ आपने देखा होगा एक दिन सिटी टूर जब हुआ, उस दिन आपको रात को बहुत अच्छी नींद आई। क्यों? क्योंकि एक तो सनलाइट लिया और दूसरा बहुत चले, तो फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो गए। और हमें नींद तब आती है जब बॉडी थक जाता है और माइंड शांत हो जाता है। तो जब ये करेंगे 3 चीज़ें, ऑटोमेटिकली नींद अच्छी आएगी। ओके। एंड व्हेन यू सेड कि सुबह सनलाइट देखना, तो डू यू रिकमेंड कि डायरेक्टली लुकिंग एट द सन कि सो सन गेजिंग नहीं करना है। सन गेजिंग इज डायरेक्टली लुकिंग एट द सन। सनलाइट लेना है। सो दोनों में फ़र्क है। सन गेजिंग मैं बहुत कर चुकी हूँ, बट उसके रूल्स बहुत होते हैं, वो थोड़ा रिस्की होता है। कौन से समय पे करना, किसे नहीं करना, वो रूल है। तो मैं सन गेजिंग नहीं कहूँगी कि आप करो, बट सनलाइट आ रही है उसमें चलना या प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, कुछ नहीं, झूले पे बैठना, कम से कम कपड़े, और अगर कॉटन के हैं, वाइट कलर के हैं तो बेस्ट, क्योंकि आपका बैर बॉडी जब होता है और फ्रंट एंड बैक स्पेशली टॉर्सो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आए वो अच्छा है विटामिन डी पर्पस से। सो यस, तो एक्सपोज करना है अपने बॉडी को, ना कि देखना है। सो मेनली सबको लाइक सुबह 20 मिनट कुछ आउटडोर एक्टिविटी दे कैन प्लान कि अगर योगा कर रहे हैं तो Yes. 2 चीज़ें दे के आर डूइंग टुगेदर। एब्सोल्युटली। प्राणायाम, जैसे मेरी आदत है कि मैं सुबह योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मेरा 40 मिनट का रूटीन होता है, तो वो मैं सनलाइट में करती हूँ। तो मेरे घर के बाहर बिल्कुल जैसे ही सनराइज होता है, मेरा बेडरूम जो है वहाँ पर ही लाइट आती है, तो उसकी जो बालकनी है वहाँ पर मैं करूँगी एंड आई विल गेट द सनलाइट। तो 2 in 1 हो जाएगा, अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। गॉट इट। और जैसे आपने कहा कि खाते टाइम अपने थॉट्स को स्लो करने के लिए यू आर यूजिंग द म्यूजिक, तो डू यू रिकमेंड बिफोर गोइंग टू स्लीप दैट कैन हेल्प? 100% यस, 100% यस। आपके थॉट की फ्रीक्वेंसी वो ड्रॉप कर देगा। तो अगर लेट्स से आप कोई भी ऐसा सॉफ्ट मेडिटेटिव स्पा म्यूज़िक और एनी म्यूज़िक, वो हर एक इंसान को खुद ट्राई करना है, मल्टीपल ट्राई करो और देखो। इवन स्लीप म्यूज़िक आते हैं, तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे स्लीप म्यूज़िक लिख लिया एंड यू प्ले दैट एंड देन डोंट वॉच द स्क्रीन। कुछ लोग गलती करेंगे, स्क्रीन को देखेंगे, तो वो नहीं करना है, बट एकदम लो लाइट में उसे सिर्फ प्ले करके या कोई दूसरे तीसरे इंस्ट्रूमेंट में प्ले करके जस्ट, और मे बी एलेक्सा को बोल के आप सो जाइए। एंड देन आई यूज टू डू दैट अ लॉट, बिकॉज क्या है, उससे आपकी थॉट की फ्रीक्वेंसी, इवन स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर लेट्स से वो अवेलेबल नहीं है किसी के पास कि म्यूज़िक शायद नहीं पॉसिबल है, तो कुछ नहीं, डीप ब्रीदिंग। रात को सोने से पहले अगर आप 3 to 5 राउंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग करते हो, जैसे 5 सेकेंड इनहेल किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, 5 सेकेंड एक्सेल किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, बॉक्स टेक्निक जिसे कहते हैं, तो अगर आप वो करते हो तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट टू स्लीप बेटर। मे बी अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं जो उनको स्लीपिंग में हेल्प करेगा। 5 मिनट्स ऑफ सिंपली मेडिटेशन करना, वो भी हेल्प करेगा। जस्ट लाइक वॉचिंग द ब्रेथ। यस, सो यू क्लोज योर आइज और कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ कोई एक पॉइंट पे, सो मैनी टू वन पे आ जाते हो, या तो ब्रेथ पे आ जाओ, या तो यहाँ पे देखना, या तो नाभि के ऊपर फोकस करना, इट कुड बी एनीथिंग, या कोई मंत्र बोलना। बहुत सारे लोग रात को मंत्र बोल के सो जाते हैं या भगवान का नाम लेके सो जाते हैं। इट इज़ नथिंग बट मैनी टू वन पे आप आ रहे हो, बहुत सारे थॉट्स में से एक थॉट पे आ रहे हो। Interesting. Now,
अगर ये 5 पिलर हुए लास्ट, आई एक्चुअली आप ही को याद करवाना पड़ेगा. आपने बहुत अच्छा याद रखा है. व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, Yes. एक्टिविटी एक्सरसाइज भी आपने बोल दिया, स्लीप भी बोल दिया और Emotion. इमोशंस भी, एंड द लास्ट इज एनवायरनमेंट. Yes. तो लाइक हाउ इट इफेक्ट्स, लाइक नॉर्मल इंसान को अपने एनवायरनमेंट में व्हाट आर द चेंजेस दे नीड टू डू. सो एनवायरनमेंट में पहले तो टॉक्सिक लोग हम्म. और टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है. दैट्स Yeah. द प्रायोरिटी एनवायरनमेंट में. तो पहले चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि वो इजी है उससे दूर होना. टॉक्सिक चीज़ें कौन कौन सी है, तो घर में ही आप देखो, आपके फ्रिज में, पेंट्री में, डाइनिंग टेबल के ऊपर, आपके ऑफिस में, आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ आसपास वो डिब्बे रखे जाते हैं नमकीन के, या वो अनहेल्दी पैकेज्ड फूड रखा जाता है. और अगर वो आपके आसपास है तो हमारा सिंपल सा एक रूल है लाइफ का कि जो चीज़ें आसपास होगी अल्टीमेटली आप उसको खा के ही रहोगे. तो भले ही आपको किसी ने गिफ्ट दिया मिठाई का डिब्बा और आप सोच रहे हो नहीं नहीं मैं तो नहीं खाने वाला, मैं तो घर में रख रहा हूँ, सिर्फ कोई और जिसको खाना है खाएगा. पर अगर आपकी नज़र उसके ऊपर 3-4 बार पड़ी है, 5वीं बार आप भले ही 4 बार रोका, 5वीं बार आपको लगेगा ही लगेगा कि आपको वो थोड़ा तो टेस्ट करना है और फिर वो टेस्टिंग पे रुकेगा नहीं. तो रखो ही मत घर पे. इंस्टेड ऐसी चीज़ें रिप्लेस कर दो ऐसी चीज़ों के साथ कि जो हेल्दी है, जैसे कि नट्स रख लिया, सीड्स रख लिए, या आपने थोड़े लड्डू घर पे बनाकर रख लिए, या आपने कैश्यूज़ रख लिए. इट कुड बी एनीथिंग, मखाना रख लिए. अब तो हेल्दी स्नैक्स भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ब्रांड्स ला रही है विच इज़ रियली गुड. तो वो अगर आप रखेंगे तो वो खाने की, सिंग चना रख लिया, वो खाने की इच्छा होगी आपको, ना कि वो नमकीन खाने की इच्छा होगी. फ्रूट्स रख सकते हैं आपके डाइनिंग टेबल के फ्रिज के ऊपर अंदर. और दूसरा, लोग बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट में कि जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे हम दूर हो जाए. तो टॉक्सिक लोग मतलब क्या, जो हमेशा पिज्ज़ा की बातें करते रहते हैं, बर्गर की बातें करते रहते हैं, जो कभी वर्कआउट करते नहीं हैं, जो कभी हमेशा खाने से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ऊपर नहीं. सो यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. आपके आसपास अगर जो दोस्त हैं उसमें से 3 से ज़्यादा लोग अगर ओबीस हैं, आपके ओबीस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. उनको बीमारी है, आपकी भी बीमारी होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. सो हैव बी सराउंडेड बाय राइट काइंड ऑफ पीपल जो जिम जाना पसंद करते हैं, जो वर्कआउट करना, योगा करना अच्छा लगता है, जिनको सैलड खाना बोरिंग नहीं लगता, हेल्दी लगता है. और ऐसा अगर आपको कोई कम्युनिटी मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका वो अंदर से आएगा ही कि आई वांट टू बी हेल्दी, बिकॉज अब आपका रेफरेंस पॉइंट बदल जाएगा. इसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि दे नो क्या करना, बट हाउ टू कीप देम सेल्फ कि मोटिवेटेड कैसे रहे ये सारी चीज़ें करने के लिए. सो आई थिंक यू आर डूइंग ऑलमोस्ट 10 years, आई थिंक मोर देन 10 years, more than 10 years. यस. सो यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग आउट. सो लाइक हाउ पीपल, लोग अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे. मोटिवेशन के लिए वाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने गोल बना लिया होगा शायद, बट वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, जब तक वो पता नहीं होगा तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा. जैसे मैं हर रोज़ उठूं, मेरे पास क्या वजह है, मैं क्यों जिम में जाऊं, मैं क्यों वॉक पे जाऊं, मैं क्यों सनलाइट लूं, मैं क्यों हेल्दी खाना खाऊं. बिकॉज आई हैव अ वेरी क्लियर वाई दैट 70-80 की उम्र पे साड़ी पहन के 50 पुशअप करना है. तो आई हैव दैट इमेज इन माई माइंड. नाउ आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू डू इट, ह्यूमनली पॉसिबल नॉट पॉसिबल, उसमें मुझे जाना ही नहीं है. सिर्फ मैंने एक इमेजिनेशन अपने माइंड को दिया है कि 70-80 की उम्र पे भी मुझे इतनी स्ट्रेंथ रखनी है. तो मैं हर रोज़ अपने आप को इमेजिन करती हूँ व्हेन आई गो टू द जिम एंड व्हेन आई लिफ्ट हैवी वेट्स. तो वो 70 किलो का स्क्वाट हो, 90 किलो का डेडलिफ्ट हो, 50-55 पुशअप्स एक सेट में हो, या 50 किलो का वो जो चेस्ट प्रेस हो. तो वो करते हुए 40 किलो का, तो वो करते हुए आई एम कॉन्स्टेंटली इमेजिनिंग कि ये मैं नहीं करूँगी तो मेरा वो जो 70-80 साल वाला गोल है वो अचीव नहीं होगा. और मेरे पास एक और बहुत बड़ा वाई है, एंड विच इज़ फिट भारत मिशन, कि अगर मैं नहीं करूँगी तो हाउ कैन आई इंस्पायर अदर्स. कि बातों से इंस्पायर करना वर्सेस आप खुद प्रैक्टिस करो. यू से दैट यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. आप जब करोगे, आपको देखकर लोग जो इंस्पायर होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है. तो आई थिंक हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं 3 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ. क्या घिसी पीटी ज़िंदगी जहाँ पर आप बीमार हैं और परिवार के ऊपर आप बोझ बन रहे हैं वैसे जीना है, या फिर ऐसी ज़िंदगी जीना है जहाँ पर आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नो मैटर आपकी उम्र 70-80-90 कितनी साल हुई है, बट यू आर सो एनर्जेटिक, सो पैशनेट, सो फिट कि आपको लोग देखकर ये बोल रहे हैं कि मुझे भी इनकी तरह बनना है.
सो इट्स ऑल अबाउट क्या माइंड में आपने इमेजिन किया है और क्या करना चाहते हो. Now, the thing is, what do you think कि अवेयरनेस लेवल फॉर एग्जांपल कि इंडिया में कॉमन इंसान को हेल्थ के बारे में अभी व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द करंट अवेयरनेस लेवल दे हैव, कि आपने जो लोगों को देखा होगा, एंड फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि एक टाइम पे मुझे लगा कि हाँ ये सीखना, बिकॉज इफ़ आई लर्न तो शायद मैं सबको हेल्प कर सकता हूँ जो मेरे आसपास मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स है. सो व्हाट डू यू थिंक कि अब करंट और अवेयरनेस लेवल लोगों का क्या, बिकॉज वन थिंग आई पर्सनली लेटली मुझे रियलाइजेशन ये हुआ कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, उनको जो कॉमन छोटी छोटी चीज़ें पता थी, शायद हमारी जनरेशन को तो उतना भी नहीं पता. राइट, राइट, दे वर मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो उनको पता है कि आयुर्वेदा का कौन सा सोल्यूशन से वो कर सकते थे. एब्सोल्युटली. इन टुडे इन डे एंड एज दैट इज नॉट हैपनिंग. सो व्हाट इज योर ओपिनियन, आपने इतने लोगों को देखा है कि हेल्थ का अवेयरनेस क्या है? पहले इसीलिए ज़्यादा था, मुझे लगता है ज़्यादा था 100%. यस, अभी कम है. यस, 100%. बट क्यों पहले ज़्यादा था? क्योंकि लोगों के पास टाइम था. क्यों टाइम था? क्योंकि दो चीज़ें तब नहीं थी. इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, स्क्रीन नहीं था, और दूसरा इतना ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागना और कंपटीशन नहीं था. Yeah. आज जब दुनिया ओपन हो चुकी है, पहले एक्सपोजर ही नहीं था ना, तो आज इतना ज़्यादा एक्सपोजर जब है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी है कि लोग compete कर रहे हैं दुनिया के साथ, कंपटीशन बढ़ रही है, तो उनको आगे बढ़ना है, उनको सक्सेस पाना है, उनको हेल्थ के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि दे आर लाइक बॉडी सपोर्ट कर रहा है, बाद में कर लेंगे 40-50 के बाद, जब पूरा अच्छा कमा लेंगे, सफल हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, उसके बाद हम कर लेंगे. बट इसीलिए एक प्रॉब्लम हो जाता है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि 40 की उम्र तक हम अपने शरीर को खर्च कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, और फिर 40 के बाद अभी हम पैसे खर्च कर देते हैं वापस से शरीर को कमाने के लिए. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. पहले वी वर यूजिंग आवर टाइम इन एवरी एरिया. मतलब हम हेल्थ में भी टाइम देते थे, परिवार को भी टाइम देते थे, पड़ोसी को भी टाइम देते थे. बाजू में कौन रहता है, हम शाम को 5-6 बजे है ना उसके साथ बातचीत करते थे. डू यू रिमेम्बर? आप, आई थिंक यू आर अ वेरी यंग जनरेशन. आप, आई डोंट नो, आपने वो देखा है कि आपके परिवार में बाजू में जो रहता है उसके साथ आप गप्पे शप्पे मारने के लिए यू हैव सर्टन टाइम. Yes, yes. गुजराती में એને કહેવાય ઓટલા ઉપર બેસીને हम बातों करवी. तो वो टाइम हुआ करता था कभी. Yeah. अभी वो टाइम नहीं है. अभी तो पता भी नहीं है पड़ोस में कौन रहता है. Why? Yeah. Because the more success oriented we become, the less self and health oriented we get. तो बेसिकली जितना ज़्यादा फास्ट पेस होगा, जितना ज़्यादा फास्ट स्पीड में हमें भागना है, तो कुछ तो छूटेगा. वो डायलॉग है, कुछ तो छूटेगा बनी. Yeah. ये जवानी है दीवानी का. तो वो हमें याद रखना है कि in order to achieve more, don't lose what is the foundation, which is your health. I think awareness इसीलिए कम है क्योंकि फोकस कम है उसके ऊपर. अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है फ्रॉम अ टाइम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर उसको बेसिक्स सीखना है हेल्थ का, तो हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट टेक्स? बिकॉज अभी मेरे फ्रेंड के साथ बात हो रहा था कि आज अगर किसी की 5 साल के बच्चे को भी पूछो, ही नो व्हाट रील इज. ठीक है, बट अगर किसी 25 साल के इंसान से पूछो कि BMI क्या है या BMR क्या है या फिर कैलोरी क्या है, दे डोंट नो. सो अगर किसी को फंडामेंटल सीखना है तो फ्रॉम अ टाइम पॉइंट ऑफ व्यू कितना टाइम जाता है? 1 मिनट. लिटरली 1 मिनट. आई विल टेल यू व्हाई. आपको टेक्निकलिटीज कहाँ सीखने की, आपको कहाँ हेल्थ कोच बनना है, आपको कहाँ न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन बनना है, आपको कहाँ डॉक्टर बनना है. सभी इंसान को फंडामेंटल्स ही बताने हैं. आई फील ऑफकोर्स हम स्ट्रक्चर्ड वे में जाए तो इट माइट टेक अराउंड अ फ्यू डेज. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं टाइम लगेगा, एंड वी डू हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स कि जहाँ पर लोग आते हैं एक स्ट्रक्चर वे में सीखते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि शुरू करने के लिए 1 मिनट भी काफ़ी है. कि 1 मिनट में अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ओके सैलड इज़ गुड फॉर माई हेल्थ, फ्रूट्स आर गुड, अगर इन्फॉर्मेशन मिली है कि ओके मूव करना अच्छा है, टाइम पे सोना अच्छा है, देर आर सर्टन थिंग्स जो किसी को सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है. एक्चुअली सबको सब पता होता है, सिर्फ वो अनलर्न करना है जो अच्छा नहीं है. अनलर्न करना है कि रात को 1 बजे जो क्रिएटिव आइडिया आ रहा है ना, तो वो क्रिएटिव आइडिया नहीं आना चाहिए. सुबह आप करो जो काम करना है, रात को सो जाना है. तो वो जो लर्न किया है कि ओके रात को 12 बजे स्टडी करे, 1 बजे स्टडी करे, 2-2 3-3 बजे तक स्टडी करे, तो वो हमें अनलर्न करना है. एंड व्हाटएवर नेचुरली हमारा बॉडी जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है,
जस्ट लिसनिंग टू द बॉडी एंड कनेक्टिंग विथ इट सेल्फ, जो उसे पता है अच्छा है, बस वो करना आई थिंक सबके लिए आसान होता है. अगर आप किसी को भी पूछो आपके लिए मैगी खानी अच्छी है तो वो ना ही बोलेंगे. उनको पूछो पैकेज फूड अच्छा है, वो ना ही बोलेंगे. उनको पूछो आप बताओ कौन से 2 फूड आपको ऐड करने चाहिए, तो वो बोलेंगे मुझे ये करना चाहिए बट मैं नहीं कर पाता हूँ. सो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम इज नो नॉलेज. आई थिंक द प्रॉब्लम इज नो विलिंगनेस टू अप्लाई दैट नॉलेज. ओके. अभी वन थिंग आई रियलाइज कि जो बच्चों में एक आदत पड़ जाती है वो मेनली कंटिन्यू रहती है लाइफ लॉन्ग. तो व्हाट डू यू थिंक इन आइडियल वर्ल्ड कि कौन सी एज पे एक हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में सीखना एक इंसान को शुरू करना चाहिए? सो आई फील कोई भी उम्र क्यों ना हो, घर में छोटी छोटी चीज़ें तो सिखाई जा सकती है कि उसके लिए क्या अच्छा है. जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा, हमेशा मुझे याद है वो इमेज कि वो झूले में बैठे हैं, सुबह मैं उठी हूँ, स्कूल के लिए जा रही हूँ और वो प्राणायाम कर रहे हैं. दिस इज़ एन इमेज कि जो मेरे माइंड में बैठी हुई है. तो मैं छोटी थी, समझ नहीं थी, तो भी मैं वो देख रही थी. भले मैं स्कूल नहीं जा रही थी ना, घर पे ही थी, तो भी मैं वो देख रही थी. तो सबकॉन्शियसली तो वो मैसेज जा ही रहा है. सो आई थिंक फॉर पेरेंट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. तो आप जो करते हैं वो आपके घर में बच्चा आपका करने वाला है. तो सलाह देने से ज़्यादा हम अगर वो फॉलो कर सके, वो घर में कल्चर बिल्ड हो जाएगा. और मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, या ज़्यादातर क्रेडिट घर को ही देती हूँ, पेरेंट्स को देती हूँ, कि उन्होंने कभी भी कोक, थम्स अप जैसी चीज़ें घर पे कभी नहीं लाए. तो मैंने तो 25, 27, 30 साल की उम्र तक कभी भी एक जो 200 ml का ग्लास आता है कोक का, एक एक थोड़ा थोड़ा चखने के लिए भी सिप लिया हो ना, वैसा पूरा 200 ml का ग्लास ख़त्म नहीं किया होगा, या एक पूरा वड़ा पाव नहीं खाया होगा. वाई? बिकॉज घर में अब मैं मॉडरेशन में खाती हूँ. आई एम नॉट सेइंग नहीं खाना चाहिए, बट उस वक्त हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो चुका था ना घर पे कि ये तो नहीं खाना है, और जो खाना है वो हमेशा घर पे लाया जाता था. तो आई थिंक बाय डूइंग एंड बाय टीचिंग स्मॉल थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो, वो कोई भी उम्र से सिखाना ज़रूर शुरू कर देना चाहिए. सो डू यू थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं रादर देन गिविंग 2 करोड़ का प्रॉपर्टी? अच्छी आदतें, एब्सोल्युटली, क्योंकि शायद 100%. वो लाइफ लॉन्ग रहेगी. सो बिल्कुल, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी या पैसे या गाड़ी या बंगला नाम करके जाना, तो वो तो शायद बच्चा अगर काबिल है तो खुद के दम पे तो कमा ही सकता है. और लेट्स से वो काबिल नहीं बनने वाला है, तो वो आपके प्रॉपर्टी का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है. शायद वो उसे हैंडीकैप बना देगा, मेंटली हैंडीकैप बना देगा, कि क्योंकि उसको रेडीमेड सब मिल गया तो वो खुद मेहनत करना ना जाने. आई थिंक दीज आर द रियल गिफ्ट्स, कि the gift of hard work, the gift of gratitude, the gift of good values and ethics, the gift of health, the gift of time. टाइम की वैल्यू करना वो भी एक बहुत बड़ी गिफ्ट है. तो आई थिंक वो चीज़ें पेरेंट्स सिखाए वो ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को. मैम, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आजकल लोगों का स्पेशली जब वज़न बढ़ जाता है तो दे फॉलो सम एक्सट्रीम डाइट्स. हो सकता है ज्यूस डाइट हो गई या फिर वो फास्टिंग कर लेते हैं. सो व्हाट आर योर ओपिनियन कि उस डाइट से क्या होता है बॉडी में? क्योंकि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन सुनी है कि उसकी वजह से ये भी होता है कि बॉडी में ऐसे डैमेजेस लाइक मेटाबॉलिक डैमेजेस होते हैं. तो आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस डाइट्स. पहले तो कोई भी डाइट जिसका नाम है, जिसे हम फैट डाइट कहते हैं, कि कोई ट्रेंडिंग डाइट है, वो फॉलो नहीं करना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब होता है. कीटो डाइट, पेलियो डाइट, बहुत सारे अलग अलग किस्म के वीगन डाइट, ये जो भी है वो सारे डाइट का एक पर्पस होता है, और वो पर्पस लिमिटेड टाइम के लिए जनरली होता है. कोई भी डाइट को लाइफ टाइम सस्टेन करना, जो भी फैट है, फैट डाइट, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या मुश्किल होता है. सो फॉर एग्जांपल है कि छोटा सा एग्जांपल, क्यों आपको इस किस्म के डाइट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है. जैसे ज़्यादातर लोग भूखे रहते हैं, अचानक से वज़न बढ़ गया, तो वो वज़न कम करने के लिए भूखे रहना, मील्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं. दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर देगा. कैसे? एग्जाम्पल छोटा सा, कि इमेजिन करो हर महीने आपको पॉकेट मनी मिलती थी, जैसे कॉलेज में पॉकेट मनी मिलती थी, आपको 7,000 रुपये महीने के मिलते थे. तो आप खर्चा कैसे करोगे? 7,000 के हिसाब से. कोई महीना आपके मम्मी पापा आपको कह दे कि आपको इस महीने 4,000 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे. अब आप खर्चा कैसे करोगे? अब आप 7,000 के हिसाब से नहीं, 4,000 के हिसाब से करोगे, कम करोगे. आप कहीं खर्च करने से पहले, कॉफ़ी पीने से पहले पूछोगे, यार कितना बचा? इतना ही बचा है, ज़्यादा नहीं रहेगा, लेट मी सेव इट फॉर द
बेटर थिंग्स टू डू, तो वो क्या करेगा, कंजर्व करेगा, स्पेंड नहीं करेगा। एग्जैक्टली वैसे हमारे बॉडी में अगर ज़रूरत है कि लेट्स से आपको 2000 कैलोरी, 1800, 1500 कैलोरीज डालनी है, कोई दिन आप जब 2000 डालते हो तो 2000 के हिसाब से बॉडी काम करता है, बट कोई दिन आप बोलते हो नहीं मुझे तो 1000 कैलोरी में ही काम करना है क्योंकि मुझे वज़न कम करना है। अब बॉडी खर्चा कैसे करेगा, 1000 कैलोरी के मुताबिक करेगा, यानी कम करेगा, एनर्जी को बचा बचा के करेगा। इसीलिए मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेट एट विच द बॉडी बर्न्स कैलोरीज, तो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी स्लो डाउन होगा हर प्रोसेस में। तो आपका एनर्जी भी कम होगा, मूड भी कम रहेगा, हेयर ग्रोथ से लेकर सारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो स्लो डाउन हो जाएगी, और उसकी वजह से भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो कभी ऐसा डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए अनलेस आपको कोई स्पेशल, कोई एक्सपर्ट है, कोई ऐसे गाइड है जिन्होंने बताया है, जो ऑलरेडी कोई पर्पस जानते हैं, दे नो अबाउट इट एंड देन दे गिव यू, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज खुद ब खुद नहीं करना चाहिए। ओके, अभी इंडियन डाइट में प्रोटीन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, स्पेशली वेजिटेरियंस में। सो लाइक हाउ अ पर्सन शुड लुक प्रोटीन, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है नॉर्मल इंसान के लिए? क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि प्रोटीन सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो एक्सरसाइज करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट? पहले तो इतनी सारी बातें प्रोटीन को लेकर है ना, कि दोनों साइड के अलग अलग व्यूज़ लोग पा रहे हैं और खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। एक साइड सुनते हैं प्रोटीन लो और ग्रोथ बढ़ाओ, दूसरे साइड सुनते हैं प्रोटीन से किडनी ख़राब हो जाती है वगैरह वगैरह, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। आपको एजुकेट अपने आप को करना है कि ओके, जब आपको एक इमारत बनानी है तो आपको मिट्टी की, पत्थर की, सभी सीमेंट की, सभी की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट द रॉ मटेरियल यू कांट हैव अ बिल्डिंग। तो ये तो पूरा बॉडी चलाने की बात है। मशीन को चलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ये मशीन को चलाने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है वही प्रोटीन है। आपके हेयर, आपकी स्किन, आपका नेल, आपका पूरा का पूरा बॉडी ही प्रोटीन से बना हुआ है। और जो ग्रोथ है वो सब कुछ होता है प्रोटीन की बदौलत। सो प्रोटीन इज़ फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। और इसीलिए जब कोई भी इंसान इनफ प्रोटीन नहीं लेता है, कि जो इंडिया में है, ज़्यादातर लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, खाने में प्रोटीन नहीं है, उसकी वजह से बाल झड़ना, नेल्स टूट जाना, स्किन के इश्यूज होना, बीमारी होना, थकान रहना, या अलग अलग किस्म के हेल्थ चैलेंजेस आना, ये आम बात हो चुकी है। वन ऑफ द रीजंस इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो पहले तो आप किसी का सुनो मत, क्योंकि वो उधार का सच है। खुद का सच बनाओ बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑन योर सेल्फ। एक हफ्ता, एक महीना बिना प्रोटीन देखो आपका बॉडी कैसे वर्क करता है, और फिर आप जनरली 1 किलो के सामने, 1 किलो बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 50 किलो बॉडी वेट है, 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप लेकर देखो खाने में से या सप्लीमेंट में से ज़रूरत पड़े तो, और फिर देखो आपका बॉडी कैसे काम करता है। एंड देन यू टेल अदर्स कि आपके बॉडी में क्या असर आया, ना कि लोगों की बात आप सुनो और फिर उसे अप्लाई करो। सो नॉर्मल इंसान को 1 ग्राम पर, बोथ मेल एंड फीमेल? Both male and female, this is like a basic necessity minimum, 1 gram per kilo of body weight। ओके। वो चाहिए ही चाहिए। अगर ज़्यादा लेट्स से कोई वर्कआउट करते हैं, कोई, जैसे आपने बताया कि मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ उनको लेना है जो वर्कआउट करते हैं। जो वर्कआउट करते हैं उनको ज़्यादा लेना है, तो वो इवन 1.2 1.5 तक जा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो वो तो 3.3 तक जाते हैं। हम उसकी तो, उस लेवल की तो बात नहीं कर रहे हैं जो कंपटीशन खेलते हैं वगैरह। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल रेगुलर वेट ट्रेनिंग, तो 1.5 तक जा सकता है। एंड एक और, दो और चीज़ों की डेफिशिएंसी इंडिया के अंदर बहुत ही कॉमनली है, दैट इज़ विटामिन B12 एंड विटामिन डी। मैंने ये आप ही से सुना था, और मैंने फिर अपने घर में मम्मी पापा, मेरे कजिन्स, सबके जब रिपोर्ट्स करवाए, सभी में ये चीज़ काफ़ी कॉमन थी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट आर द सिम्टम्स अगर विटामिन डी कम है, B12 कम है, और उसके लेने के बाद वो क्या इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? श्योर। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सबसे पहला थकान। अगर आपका बॉडी थका थका रहता है, आप 10 बजे मीटिंग में है बट तो भी आंखें बंद हो रही है, या आपको चाय कॉफ़ी के बिना आप जग नहीं पा रहे हो, तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। अगर आपको स्किन इश्यू, हेयर फॉल, आपको अगर बॉडी में कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि पेन कहीं पर भी है, स्वेलिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बेसिकली विटामिन डी के साथ 200 से भी ज़्यादा प्रोसेसेस बॉडी में, केमिकल प्रोसेसेस जुड़ी हुई है।
शायद ही कोई ऐसी तकलीफ है शरीर में कि जो विटामिन डी के साथ रिलेटेड नहीं है, बी डायबिटीज़ और कैंसर और ओबेसिटी और हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड कंडीशन, सभी में विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी प्रो हार्मोन है, विटामिन तो है बट वो प्रो हार्मोन भी है, मतलब कि वो हार्मोनल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम फीमेल्स को है, या कोई भी ऐसे हार्मोनल कंडीशन है जैसे कि हाइपोथायराइड, ओबेसिटी, ये सारे हार्मोनल कंडीशन, डायबिटीज़ इज़ अ हार्मोनल कंडीशन, तो उसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसे लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा, बट अगर आपका विटामिन डी का लेवल 50 से कम है, रिपोर्ट में 30 बताता है बट आइडियल इज़, ऑप्टिमल इज़ 50, अगर उससे कम है तो आपके शरीर में जो मैंने बताया है वो सारे सिम्टम्स होंगे ही होंगे। वेट लॉस में मुश्किल आएगा ही आएगा इफ़ योर विटामिन डी इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके। B12 आपने दूसरा पूछा। B12 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो आपके बॉडी में कहीं पर भी एनर्जी की कमी अगर है तो अगेन B12 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। B12 की वजह से इवन जो मैंने अभी हेयर फॉल वगैरह बताया उसमें भी वो रोल प्ले करता है, हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो B12 का बस प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में से ज़्यादा मिलता है। वेजिटेरियन सोर्सेज है, बहुत निग्लिजिबल उसमें से मिलेगा। फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो कर्ड, सो जिसमें भी बैक्टीरिया होता है उसमें विटामिन B12 होता है। सो जैसे कर्ड है जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, या घर पे बनाया हुआ गुड क्वालिटी अचार है, या फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है, या अभी किमची, सावरक्रॉट जैसी चीज़ें आसानी से मार्केट में इंडिया में मिल जाती है। या उसके अलावा आप जब साउथ इंडियन बात करते हो, इडली डोसा वगैरह, उसमें हल्का सा मिल जाएगा। गुजराती डिशेस जैसे हांडवा ढोकला उसमें से मिल जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस कि नेचुरली कैसे विटामिन B12 आपको मिल सके, बट तो भी पूरा करना ज़रूरी है, सफिशिएंट होना ज़रूरी है। डू यू थिंक रियलिस्टिकली जो डाइट होता है वो बिना सप्लीमेंटेशन के पूरा कर पाना बोथ विटामिन डी एंड B12 पॉसिबल है फॉर मोस्ट जनरल पीपल जो जनरल डाइट फॉलो करते हैं? आज से अगर आपने मुझे शायद 20 साल पहले, 10 साल पहले भी ये सवाल पूछा होता तो मैं 100% येस कहती। बट रिसेंटली लास्ट 10 years स्पेशली और लास्ट 5 years उसमें हमारी सॉइल जो डिप्लीट हो चुकी है, हमें विटामिन्स मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। सॉइल में से वो प्लांट में आता है और प्लांट फिर जब हम लेते हैं वेजिटेबल्स वगैरह खाना, वो हमारे बॉडी में जाता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन मिनरल्स इज द सॉइल। बट जब सॉइल ही डिप्लीटेड है, सॉइल के अंदर ही जो चाहिए वो मिनरल्स नहीं है, जब एयर इज पोल्यूटेड, वाटर इज पोल्यूटेड, द एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हेल्दीएस्ट खाकर भी सारे के सारे विटामिन्स मिनरल्स वगैरह ले लेंगे? प्लस द कॉम्बिनेशन, द रेशियो ऑफ फूड, वो भी बहुत मैटर करता है। आप सारा खाना हर दिन जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट हो वो लेना बहुत, मैं नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल है। और आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और तो अगेन कोई सीरियसली अपनी हेल्थ में प्रायोरिटी देता है, फोकस करता है तो शायद संभव है, बट मैं कहूँगी 99% लोगों के लिए तो मुश्किल होगा ही होगा। दिस इंक्लूड्स मी ऑल्सो। ओके। एंड लोगों में के दिमाग में सप्लीमेंटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है, जैसे आपने बताया प्रोटीन को लेकर। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वे प्रोटीन? क्योंकि मुझे कुछ सालों पहले एक बंदे ने समझाया था कि यू आर कंज्यूमिंग ऑयल, ठीक है, तो मूंगफली में से एक पार्ट को अलग कर दिया गया, दैट इज़ ऑयल। तो वैसे ही आई थिंक मिल्क में से, तो आई जस्ट वांट कि उस वे प्रोटीन एक्चुअली क्या है वो समझाए। सो बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आप घर पे घी बनाते हैं तो वो किस में से बनता है? मिल्क में से बनता है। दही बनाते हैं किस में से? मिल्क में से बनता है। तो वैसे ही एक प्रोडक्ट बनती है वे, पाउडर के फॉर्म में बनता है वे। तो आप पनीर आप देखते हो, उसका भी और ज़्यादा प्रोसेस्ड वर्जन, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं उसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट वो डेरिवेटिव है किसका? मिल्क का। अब मिल्क में से वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी बनता है, आइसोलेट भी बनता है, हाइड्रोलाइज्ड भी बनता है, 3 बनते हैं। बट उसमें मैं हमेशा वे आइसोलेट रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। तो मिल्क में एक किस्म का शुगर होता है जिसे लैक्टोस कहते हैं। ये लैक्टोस बहुत सारे गट इश्यूज और स्किन इश्यूज क्रिएट कर सकता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, जो लोग स्पेशली उससे इंटॉलरेंट होते हैं। वे आइसोलेट में वो लैक्टोस निग्लिजिबल होता है।
सो वो मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट करेगा. कॉन्सेंट्रेट जो है उससे शायद ब्लोटिंग, हैवीनेस और गट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं. हाइड्रोलाइज्ड बहुत अच्छा है बट वो थोड़ा और महंगा होता है. आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट से महंगा होता है बट आई जनरली रेकमेंड आइसोलेट सबसे ज़्यादा. और प्लांट बेस्ड अगर हम बात करें कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या लेना चाहिए, तो जो लोग बिल्कुल भी मिल्क की एलर्जी होती है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर सकता है, वो प्लांट बेस्ड ज़रूर ले सकते हैं. बट सवाल है कि कैसे बनता है, वो मिल्क में से बनता है. बट बहुत सारे लोग घर पे सोचते हैं कि क्या हम घर पे प्लांट वे प्रोटीन बनाएं. आपने सुना है घर पे लोग बनाते हैं वे प्रोटीन. तो या नॉर्मली बोलते हैं Yeah. कि प्रोटीन पाउडर बनाए और फिर Yeah. कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ Yeah, सीड्स that's और a, कुछ इकट्ठा करके दालें इकट्ठा करके बनाते हैं. दैट इज एक्चुअली नॉट प्रोटीन, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें आ जाती है. और आप वैसे भी ड्राई फ्रूट वगैरह तो एनीवे खा सकते हो, उसका पाउडर क्यों बनाना है. आप उसका पाउडर बनाओ जो आप जनरली नहीं लेते हो. तो मिल्क शायद सूट नहीं करेगा बट मिल्क का डेरिवेटिव वे आइसोलेट डेफिनेटली आपको सूट करेगा इन मोस्ट केसेस. ओके. सो मोस्टली अगर लास्ट एक मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि इंडिया के अंदर उन्होंने लाइक 1000 जितने प्रोटीन पाउडर के बारे में दे डन रिसर्च और ऑलमोस्ट 97% फेल द टेस्ट इन टर्म्स ऑफ शायद उतना जितना लिखा गया उतना प्रोटीन नहीं था, कुछ ना कुछ था. तो अगर किसी इंसान को जानना है या फिर इन टर्म्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस कि प्रोटीन में क्या नहीं होना चाहिए, अगर वो प्रोटीन का डब्बा देख रहे हैं तो कौन सी चीज़ें तो नहीं ही होनी चाहिए. सबसे पहला क्वालिटी ऑफ शुगर मैटर्स अ लॉट. मैं जनरली प्रेफर नहीं करती उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन और सुक्रालोस. तो ये ज़्यादातर मैं कहूँ 90% से ज़्यादा जब आप प्रोटीन मार्केट में देखते हो उसमें आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालोस जैसे शुगर मिलेंगे और ये बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है. मैं जनरली प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे उसे ले रहे हो. वंस इन अ वाइल कभी ले लिया, महीने में एक आध बार इज़ फाइन, बट आप हर रोज़ ऑलमोस्ट ले रहे हो और वो काफ़ी महीनों तक, सालों तक, तो वो आपके गट को डिस्टर्ब करना और आपके बॉडी में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस लाना वो क्रिएट करेगा. सो आई विल नॉट से कि आप बोलो. दूसरा जो है दैट इज़ टू मैनी एडिटिव्स. बहुत सारे फिलर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे बाइंडर्स डाले जाते हैं प्रोटीन में. क्यों? जो 97% फेल किया क्यों किया? क्योंकि उसकी प्रोटीन की क्वालिटी, मैं आऊँगी उसके ऊपर, बट प्रोटीन की क्वालिटी तो ख़राब थी बट साथ में अननेसेसरी चीज़ें भी बहुत थी. क्यों करते हैं ऐसा मैन्युफैक्चरर्स? क्योंकि वो प्रोटीन को सस्ता बना देता है. क्योंकि बाइंडर्स है, फिलर्स है, आप देखकर पाउडर लग रहा है तो आपको लग रहा है हाँ चलो एक स्कूप हो गया, बट एक स्कूप के अंदर है क्या? तीसरा प्रिजर्वेटिव्स, टू मैनी बैड प्रिजर्वेटिव्स स्पेशली, आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स. तो ये 5 चीज़ें जो है जनरली मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपको होना चाहिए. कभी कभी तो उसमें कुछ ऑयल के डेरिवेटिव भी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं. एक्सट्रीमली बैड. मतलब कोई इंग्रेडिएंट पढ़ के समझ नहीं आता है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो दया वाला कुछ तो गड़बड़ है. तो वो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप चेक करो प्रोटीन की क्वालिटी. सबसे इसमें टॉप लेवल पे जो आता है चेक करना, दैट इज़ प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब वो चेक करने के लिए वो जो ब्रांड है उसको ट्रस्ट करना ज़रूरी है. वो ब्रांड का मिशन क्या है, क्या उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है पैसा कमाना, या वो जनरली जेन्युइन प्रोडक्ट देना चाहते हैं मार्केट में. तो ब्रांड अच्छी होना और प्रोटीन की क्वालिटी, शुगर की क्वालिटी अच्छी होना, एक्स्ट्रा कोई भी अननेसेसरी बाइंडर्स, फिलर्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, इवन फ्लेवर्स नहीं है. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी कैन कीप इन माइंड. या सो गिवन कि अगर प्रोटीन का क्वालिटी अच्छा है, इफ यू कैन ट्रस्ट द ब्रांड, प्रोटीन इज सेफ टू टेक ज़्यादातर लोगों के लिए. एब्सोल्युटली यस. मैं अगर हमेशा फूड पहले आता है, सो मैं हमेशा कहती हूँ फूड फर्स्ट एंड देन सप्लीमेंट. सप्लीमेंट का मतलब ही सप्लीमेंट है, इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट. तो फूड ना लेकर सप्लीमेंट और टैबलेट्स लेकर ज़िंदगी जीते हैं वो नहीं चलेगा. आपको जो खाने में से नहीं मिल रहा है और संभावना नहीं है और कुछ करने की, या आपके पास वक्त नहीं है, तब आप सप्लीमेंट का सहारा ले लो. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, क्योंकि जब आप नहीं लेते हैं, इफ इट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आप नहीं लेते हैं तो वो जो नुकसान करता है इट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. इन सेम केस विटामिन डी और B12 है, तो उसका कितने डोजेज लेने चाहिए? बिकॉज उसमें भी स्पेशली विथ विटामिन डी देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन फ्रॉम लाइक 500 mg टू लाइक
30 आई थिंक IU सॉरी Yes. 500 IU टू लाइक से 30,000 IU तक लोग पर डे रिकमेंड करते हैं. तो Right. एक आइडियल पर्सन को कितना लेना चाहिए अगर लेट्स से कि उसका विटामिन डी लेवल अभी 10 है और Right. उसको ही वांट्स टू गेट इट टू 50. मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ एज एन इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, मतलब खुद को सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है, बट जस्ट एजुकेट योर सेल्फ. एंड दैट Yeah. इज़ कि विटामिन डी जो है जनरली अगर आपने 10 बोला, किसी का 10 का लेवल है, मतलब कि काफ़ी कम है, इनसफिशेंट है, तो उस केस में उसे या तो 60,000 IU वंस अ वीक, इंटरनेशनल यूनिट 60,000 IU वंस अ वीक, या तो 5,000 IU डेली Okay. 3 मंथ्स के लिए आइडियली लेना चाहिए. बट अगेन एज आई सेड, सिर्फ ये माइंड में रखना इन्फॉर्मेशन है, या आप अपने डॉक्टर को या कोई स्पेशल एक्सपर्ट को ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर लेवल आप चेक कर सकते हो कि आपको क्या लेना चाहिए. Okay. अभी प्रोटीन में तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन कि अगर सेफ है तो यू कैन टेक फॉर लॉन्गर टाइम, 1 साल 2 साल 5 साल यू आर टेकिंग इट. डू यू थिंक अगर लेट्स से विटामिन डी लेवल है किसी का 10 था 50 हो गया, उसके बाद डू दे हैव टू कंटिन्यू टेकिंग इट या फिर दे शुड स्टॉप? सो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है कुछ समय के लिए. एग्जाम्पल है कि पहले हर रोज़ ले रहे थे लेट्स से 5,000 IU, तो ऑल्टरनेट कर दे, या हर 3 दिन में, या फिर लेट्स से कभी 60,000 IU ले रहे थे एवरी वीक, तो उसके बदले अब एवरी 15 डेज और वंस अ मंथ ले ले फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ सस्टेन करने के लिए. फिर वो वापस से चेक करे, अगर वो सही आ रहा है तो उसे बंद भी कर सकते हैं. बंद करने के बाद भी वो वापस से जब रिपोर्ट करवाते हैं, इफ़ दे फील कि वो लो है, वापस से शुरू करें. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका बॉडी कितना क्या कब बना रहा है, बिकॉज सबका बॉडी डिफरेंट है, तो सबके लिए ये अलग अलग वर्क करेगा. बट हाँ, विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल है, तो वो बॉडी स्टोर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो टॉक्सिक ना हो जाए, और इसीलिए 3 महीने का आइडियल डोज होता है. फिर उसके बाद सस्टेन करने के लिए आप एक्सपर्ट की सलाह से डोज कम करके वापस से ले सकते हो टिल द टाइम वो सफिशिएंट ना हो जाए. सो इसमें से नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बॉडी. सो हाउ ऑफ्टन एक इंसान को अपना रेगुलर बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, कितने टाइम पे? सो बॉडी चेकअप में 2-3 चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगी. एक तो ब्लड रिपोर्ट, और दूसरा है बॉडी कंपोजिशन चेक करना, यानी आपका फैट और मसल रेशियो. Yeah. अगर आप इंडिया में किसी के भी पास जाओ और उसे कहो आपका फैट परसेंटेज पता है, आपका मसल परसेंटेज पता है, कितने लोग कहेंगे कि हाँ पता है? आई बहुत थिंक ही कम. आई इवन नो फ्यू डाइटिशियंस दे डोंट नो. आई हैव लाइक आस्क्ड दो. राइट. सो Yeah. अगेन वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, Yeah. बट वो कल्चर ही नहीं है. Yeah. बस हमारा कल्चर क्या है, उसको अगर वेट पूछेंगे तो पता होगा. यस, मैक्सिमम लोगों को वेट पूछेंगे उनको पता होगा उनका वेट क्या है, जबकि वेट उतना मैटर नहीं करता जितना आपका फैट और मसल का रेशियो मैटर करता है. बट दे डोंट नो अबाउट इट. तो ज़्यादातर घरों में ना वेइंग स्केल होता है, बट एक्चुअली ज़्यादातर घरों में बॉडी कंपोजिशन मशीन होना चाहिए, जो एक छोटा सा एक होता है मशीन जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका करंट बॉडी परसेंटेज, फुल बॉडी फैट, और आपका कितना मसल का परसेंटेज है, सबक्यूटेनियस वाइसरल फैट कितना है, बॉडी एज कितना दिखा रहा है वो मशीन. तो वो जब आप देखते हो ना, एक आईना है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है. वज़न आपका 10 साल पहले भी 60 किलो था, अभी भी 60 किलो है. वो बहुत लोग प्राइड के रूप में लेते हैं दैट मेरा तो वज़न मेंटेन्ड है, बट वो वज़न में पहले फैट कम था, अभी फैट ज़्यादा है, उसका क्या? तो फर्स्ट टेस्ट इज़ दिस. अगर खरीदना ज़रूरी नहीं है, 4,000 के आसपास आता है अच्छे मशीन, उससे कम प्राइस में भी आ जाते हैं, बट यू डोंट हैव टू बाय. आप सिर्फ और सिर्फ कोई जिम में जा सकते हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर जिम में ये मशीन होता है. चेक योर फैट मसल रेशियो, दैट इज़ फर्स्ट. सेकेंड इज़ ब्लड रिपोर्ट. तो अगर किसी की उम्र 35 से ज़्यादा है, उनको हर 6 महीने में ब्लड रिपोर्ट करवाना चाहिए. अगर 35 से कम है, 20 से ऊपर है, तो साल में एक बार ज़रूर ब्लड रिपोर्ट करवाना चाहिए. अगर कुछ याद नहीं रहता तो एटलीस्ट आपका बर्थडे याद रखिए कि जब बर्थडे हो आपकी, उसके आसपास आपको ज़रूर ब्लड रिपोर्ट करवाना है. लाइक योर बर्थडे हैज़ टू बी द डेट ऑफ योर ब्लड रिपोर्ट, सो दैट यू हैव इट स्टोर्ड इनसाइड यू, क्योंकि मुझे साल का एक बार तो ये चेकअप करना ही करना है. क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर लोग लेट कर देते हैं, जब तक पता चलता है ओह मुझे डायबिटीज़ हो चुका है, या मुझे हार्ट अटैक आ गया, तब उनको पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा था. सो लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज कि अगर को 2-3 हज़ार में आई थिंक मोस्टली ब्लड रिपोर्ट्स हो जाता है. यस. सो तो 3,000 का खर्चा करके दे कैन अवॉइड मतलब 3 लाख या 30 लाख का खर्चा इन द फ्यूचर
100%, या 100%। और 2000-3000 के नॉर्मल से टेस्ट इवन उससे कम में भी हो जाएंगे अगर आपके बहुत लंबे से ज़्यादा टेस्ट नहीं है, जनरल कॉमन टेस्ट है। बट आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट है Yeah. और साल का इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने का इन्वेस्टमेंट है, तो इट इज़ टोटली वर्थ इट। क्योंकि अगर आपको वो पता चलेगा तो आपको पता ये चलेगा कि मुझे डाइट में, एक्सरसाइज में या अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना है। अभी आई वांट टू नो दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिटॉक्स व्हिच योर प्रोग्राम इज वेरी फेमस। तो डिटॉक्स के बारे में लाइक हाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में क्यों ज़रूरी है? आज हमारा बॉडी सुपर एसिडिक हो चुका है बिकॉज हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिन्स जा रहे हैं। तो हम जब सांसें भी ले रहे हैं टॉक्सिन जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, पुअर एनवायरनमेंट। हम पानी भी पी रहे हैं उसके माध्यम से भी टॉक्सिन जा रहे हैं। खाने में भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हम सब जानते हैं, उसमें भी टॉक्सिन्स है। हमारे विचारों में भी टॉक्सिन्स है और आसपास के लोगों की बातों में भी टॉक्सिन्स है। बेसिकली वी आर लिविंग अ टॉक्सिक लाइफस्टाइल। बैठे रहना इज़ ऑल्सो टॉक्सिक। तो क्योंकि इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी में हम रहते हैं, इसीलिए बॉडी में कचरा जमा हो रहा है। तो कचरा दूर करना भी उतना भी ज़रूरी है। तो हमारे बॉडी का कचरा साफ़ करने का खुद का तो प्रोसेस है ही है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करना और जो स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, स्वेट आना, ब्रीदिंग करना, ये सारे अलग अलग तरीके हैं डिटॉक्स करने के। बट आप ऐसा समझ लो कि एक डस्टबिन है, उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा कचरा अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना खाली करने का। तो हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा कचरा इकट्ठा हुआ, इसीलिए पहले हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बॉडी मैनेज कर लेता था। बट आज ज़रूरी है कि आप थोड़ा हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, जितना समय जब मिलता है, साल में कभी अपने बॉडी में डिटॉक्स प्रोसेस कोई ना कोई करे। और वो डिटॉक्स प्रोसेस अलग अलग तरीके से हो सकती है। खाने की बात करें तो शुगर ना लेना फॉर अ फ्यू डेज, ऑयल ना लेना, या कोई स्पेसिफिक फूड की जो पैकेज फूड हो, जंक फूड हो, ऐसा खाना हो जो आपके बॉडी में डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर ऐसा कुछ भी है, डाइजेशन यूज़ कर लेता है, ऐसा कुछ भी है, तो उसे आप अवॉइड करें। दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ डिटॉक्स। बेसिकली हमारा प्राण शक्ति जो है वो हमें चलाता है। जब हम गुजर जाते हैं तो प्राण शक्ति जाता है, ऑक्सीजन नहीं जाता। तो ये प्राण शक्ति 80% यूज़ हो जाता है डाइजेशन में। नाउ वी आर कॉन्स्टेंटली ईटिंग। हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वापस से भूख लगी कुछ नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर खाते हैं। पूरे दिन में हम ऐसे ही कुछ बाइटिंग भी ले लिया तो वो गिने तो कितनी बार खाते हैं, एंड दैट टू मैनी अनहेल्दी फूड्स। तो जब वो करते हैं तो हमारा प्राण शक्ति सिर्फ और सिर्फ वो डाइजेशन में ही बिजी हो जाता है। उसे हीलिंग का वक्त नहीं मिलता, उसे डिटॉक्स का वक्त नहीं मिलता। और इसीलिए जब आप एक सर्टन वक्त निकालते हैं जहां आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड, ऐसा खाना कि जो शरीर के लिए बिल्कुल सिंपल है डाइजेशन में, वो खाते हैं, तो बॉडी इजीली डिटॉक्स कर सकता है। एंड हाउ ऑफ्टन, कितने टाइम लाइक पर ईयर अगर बात करें तो कितने टाइम में एक ये प्रोसेस करना चाहिए आइडियली? डिपेंड करता है कितना कचरा इकट्ठा हुआ है। बट लेट्स से एक एवरेज इंसान है 35-40 या उसके आसपास की उम्र अगर किसी की भी है, तो आइडियली हर 3 महीने में ज़रूरत पड़ती है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से 3 मंथ्स इज़ आइडियल, बिकॉज 3 महीने में उतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। देन 3 मंथ्स इज़ नॉट अ वेरी मच टाइम, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि जिसमें कोई इंसान कहे कि ये तो नहीं हो पाएगा। बट डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, लाइक यू फिगर आउट। अगर आप हर हफ्ते में 1 दिन निकाल के कर सकते हो देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। हर महीने में 3 दिन निकाल के कर सकते हो देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। एंड काफ़ी लोग लाइक इन फॉर्म ऑफ डिटॉक्स दे थिंक कि फास्टिंग कर लिया, एक्सटेंडेड फास्टिंग कर लिया। सो डू यू थिंक कि लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक जूस से डिटॉक्स कर लिया, तो व्हाट आर द like pros and cons of those, like especially fasting? I have tried fasting, but सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आफ्टर वन डे यू फील के काम ही नहीं होगा, यू कांट इवन फंक्शन। Absolutely. Right, so what are the like juice fasting is the one because that's very popular in India. Like water fasting, water detox की बात करें तो what are the like pros and cons of it? सभी के प्रोज एंड कॉन्स है, सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कुछ करो या ना करो, बट मैं आपको ज़रूर ये बताती हूँ जो आपने सवाल ही पूछा है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो जैसे जूस फास्टिंग है, गुड थिंग इज़ कि बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, हीलिंग का टाइम मिलेगा, प्राण शक्ति
ऑक्यूपाइड नहीं है डाइजेशन में, वगैरह वगैरह वगैरह, एंड यू आर हैविंग ज्यूस ऑफ सर्टन फूड्स की जो लाइव फूड्स है, जिसमें प्राण शक्ति ज़्यादा है, तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी. द बैड न्यूज़ इज सबके लिए नहीं है. स्पेशली मैं अगर बात करूं, आई कैन नॉट डू दैट. मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं वो करूंगी, क्योंकि मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. तो मेरे बॉडी में वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है. इवन मैं राह भी देखूं कि 2 दिन चले जाए, 3 दिन चले जाए, आई विल फील गुड, बट आई विल नॉट. आई नो दैट, आई हैव डन दैट. तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वो वर्क नहीं करेगा. किसी का अगर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम. ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, इट कैन बी अ प्रॉब्लम. सो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें ज़रूर है. बट येस, आप अगर कोई सुपरविजन में करते हैं, कोई एक्सपर्ट के गाइडेंस से अगर करते हैं, तो शायद आपके बॉडी को अगर सूट करता है तो शायद वो आपके लिए अच्छा हो. सेम फॉर वाटर फास्टिंग. वाटर फास्टिंग एक्चुअली बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए कि जो बहुत ओबीस है, जिनके शरीर में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं शरीर में, उनके लिए वो ज़रूर अच्छा है. बट अगेन वो लॉन्ग टर्म शायद आप कर पाओ ना कर पाओ इज़ अ बिग क्वेश्चन. कौन से किस्म का फास्टिंग मैं रेकमेंड करती हूँ? एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ फॉर मोस्ट पीपल. अनलेस आप कोई स्ट्रेसफुल काम में है, बहुत ज़्यादा फीमेल है और बहुत स्ट्रेस है, या मेनोपॉजल एज है, या डायबिटीज़ है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़, उन लोगों को मैं उतना सजेस्ट नहीं करूँगी. बाकी सारे लोग ऑलमोस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं. 14 घंटे का फास्ट करो या 16 घंटे का या 12 घंटे का, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. And the second type of fast that I would highly suggest is eating foods कि जो आपको एनर्जी दे और न्यूट्रिएंट्स दे. और ऐसा खाना अवॉइड करना सर्टन दिनों तक कि जो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी जमा करे. एंड दैट्स द ईजीएस्ट वे ऑफ फास्टिंग, क्योंकि उसमें आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं भूखा रहूँगा इतने समय तक. आप खा रहे हो, आप पूरे दिन के दौरान फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितना नट्स, सीड्स वगैरह जो जो हेल्पफुल है आपके शरीर में न्यूट्रिएंट लाने के लिए, और जो आपको फुल फीलिंग देता है, वो फीलिंग नहीं देता कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, स्टाविंग वाला फीलिंग नहीं आता है. आई थिंक दैट काइंड ऑफ फास्टिंग इज़ ईजी, जो ज़्यादातर लोग कर पाएंगे. और एक और जो क्वेश्चन था कि डिटॉक्स मैम आपने जो रेसिपीज़ डेवलप करी है, तो आई वांट टू नो कि आपका उसमें टाइम थॉट प्रोसेस क्या था. बिकॉज वन ऑफ द कॉमन चीज़ जो सुनने को मिलती है कि टेस्टी है फिर भी दे आर एबल टू डिटॉक्स. एब्सोल्युटली. राइट. सो आई वांट टू नो कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था, एंड लाइक आपने जो कहा डिटॉक्स, तो हाउ इट एक्चुअली डज डिटॉक्स डिस्पाइट यू आर ईटिंग अ टेस्टी फूड. ये सबसे बड़ा मुझे फीडबैक और अप्रिसिएशन मिला था जब, मुझे याद है, मैंने ये सारी रेसिपीज़ क्यूरेट करने में काफ़ी वक्त लिया था, काफ़ी रिसर्च किया, खुद घर पे इतनी सारी रेसिपी बनाई और इतने सारे लोगों को खिलाई. क्योंकि मेरे घर में मेरे जो सास ससुर है, अगर वो खुश हो जाते हैं ना कोई डिश से, मतलब मैं जीत गई, मतलब वो पास है. क्योंकि उनको बहुत कुछ कुछ फूड ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर अच्छे नहीं लगते हैं. तो व्हेन दे लाइक्ड ऑल द रेसिपीज ऑफ डिटॉक्स, और उन्होंने जब कहा कि ये तो मैं हमेशा खा सकता हूँ या हमेशा खा सकती हूँ, मम्मी ने ऐसा कहा, तो आई वॉज लाइक यार अब ये पास है, लोगों को अच्छा लगेगा. बट आई रिमेंबर फर्स्ट बैच जब थी और लोगों ने जब उसे ट्राई किया और लोगों ने जब इतना अमेजिंग फीडबैक दिया, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. वो आई थिंक मेरा थॉट प्रोसेस बस यही था कि मैं लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ कि जो ज़्यादा तो लोग मानते हैं कि सैलड इज़ बोरिंग, हेल्दी फूड इज़ बोरिंग, मेरे बच्चे तो कभी नहीं खाएंगे, मैं एक सर्टन उम्र के बाद पहुंच चुकी हूँ, मैं तो कभी नहीं खाऊंगी. जो ये मानते हैं, बस मुझे उनको ये सिखाना था कि आप पिज़्ज़ा इसीलिए पसंद कर रहे हो क्योंकि आपके टंग को अच्छा लग रहा है, बट पिज़्ज़ा के अंदर जो स्वाद है उससे कई गुना स्वाद आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर है. सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को भी ट्रेन करना है उसको, उसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए, प्लस उसे बनाना भी वैसे है कि वो पहले हम आँखों से खाते हैं तो विजुअली अपीलिंग लगे, वो बहुत ज़रूरी है. तो जो भी सैलड वगैरह, जो भी स्मूदीज़ मैंने डेवलप करी, वो सारी है ना, पहले तो देखने में बहुत अच्छी लगती है, और जब मैं सर्व करती हूँ और उसे एक पर्टिकुलर तरीके से जब लोग खाते हैं, तो वो देखने में ही कलरफुल लगता है, देखने में ही इतना अपीलिंग लगता है ना, दैट आँखों से आपको संतुष्टि हो गई कि मज़ा आने वाला है, एंटिसिपेशन हो गया, सलाइवा रिलीज होना जैसा अभी हो रहा है मेरा शुरू हो जाता है, देन इट बिकम्स टेस्टियर, यू नो व्हाट आई मीन. सो आई थिंक ये थॉट प्रोसेस था कि मुझे उसे विजुअली अपीलिंग बनाना है, उसका प्रोसेस आसान बनाना है,
और जो हर उम्र के लोग कर सके वैसा बनाना है. एंड देन आई एम हैप्पी कि so many people have enjoyed it. I think more than 70,000. I'm Probably. not sure about the last number. I think उतना ही होगा कुछ. Okay. But I'm really happy कि वो इंडिया का one of the most loved प्रोग्राम बना है, स्पेशली रेसिपी को लेकर. Yeah. So मैम हमने आपको देखा है, you travel a lot, you are doing lot of adventures आप करते रहते हैं. तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो किस तरीके से हेल्दी रहते हैं, बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो घर पे है, अपने कंफर्ट जोन में है, दे आर हेल्दी, बट जब भी वो ट्रैवल करने गए, कुछ मतलब आउट ऑफ रूटीन हुआ, तो उनका हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाता है. तो आप किस तरीके से हेल्थ मैनेज कर सकते हैं? पहले तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, क्योंकि देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल. एक जो ट्रैवल करते करते भी अपने हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन करते हैं, और दूसरे हैं जो घर पे ही रहते हैं बट तो भी कुछ नहीं करते हैं. सो इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन, इट्स अ मैटर ऑफ फाइंडिंग योर वाई, जैसे मैंने बात करी पहले. तो क्योंकि अब मेरा वाई क्लियर है कि मुझे करना ही करना है, तो रास्ता तो माइंड ढूंढ ही लेता है. जो नहीं ढूंढ सकता है वो है बस ये क्यों करना, वाई. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ, वेन एवर वी ट्रैवल, तो सबसे पहले हम जो चीज़ चेक करते हैं दैट इज़ कि हम जिस होटल में रुक रहे हैं वहाँ पर जिम है कि नहीं. और उतना ही नहीं, जिम में इक्विपमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि कुछ जिम होते हैं जिसमें कुछ 4-5 ट्रेडमिल रखे हैं, 2 क्रॉस ट्रेनर है और उसे जिम बोलते हैं, और छोटे छोटे पिंक कलर के और पर्पल कलर के डंबल होते हैं, और मैट होती है 2-3. तो दैट्स नॉट अ जिम दैट वी लुक फॉर. हम ऐसा जिम पूछते हैं फ़ोन करके लिटरली कि आपका हाईएस्ट वेट जिम में कितना है, डंबल का या बारबेल का, या ये मशीन है कि नहीं है. थोड़ा सा दिमाग खाते हैं, बट आई थिंक उससे बहुत हेल्प मिलता है. कभी फ़ोटोज़ अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, कभी नहीं होते हैं. सो वी डू आवर बेस्ट, वी डू आवर रिसर्च, और फिर होटल बुक करते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी डू. सेकेंड थिंग इज़ फूड. तो हम देखते हैं कि हम डिसाइड कर ले कि हमें एन्जॉय तो करना है. तो वेर एवर वी गो, कोई सी भी कंट्री में गए हैं तो वहाँ का स्पेशल जो भी डिज़र्ट है या जो भी अनहेल्दी कुछ तो होगा जो हम एंजॉय करना चाहते हैं. तो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि कब खाने वाले हैं, तो उसको एज अ मोटिवेशन यूज़ करते हैं कि ओके हमें ट्रैवलिंग के डे 5 में लंच में ये खाना है, फॉर एग्जांपल. ओके, टेंटेटिवली फिक्स किया. तो बाकी सारे समय हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा रूटीन हेल्दी डाइट है उसे हम फॉलो करें. एंड द क्वेश्चन इज़ कि क्या मिलता है, देन द आंसर इज़ येस. आप कोई भी कंट्री में जाओ, I've traveled more than 18-19 countries till now. मुझे एक भी कंट्री ऐसा नहीं मिला कि जिसमें मुझे, मैं नहीं कहूँगी कि सारे के सारे ऑप्शंस मिले, बट ऑप्शंस ना मिले वैसा तो संभव नहीं है. आपको मिल तो जाएंगे ही जाएंगे. ना हो तो खुद में शॉपिंग. सो व्हाट वी डू इज़ हम ज़्यादातर अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं. सो एयरबीएनबी इज़ द बेस्ट. तो वहाँ पे आपने बुक कर लिया, अपार्टमेंट रख लिया, और वहाँ पर आप कुछ कुकिंग के वेसल्स होते हैं, आप कुछ सामान लेके आ सकते हैं. यू नो दैट बहुत सिंपल सी डिशेस होती हैं. इनकेस कुछ ना हो तो बाहर अगर कुछ ना मिले, जैसे कि साउथ अफ्रीका क्रूगर करके एक जगह है, तो इट्स अ लिटिल सिक्लूडेड प्लेस, थोड़ा आइसोलेटेड है, और शायद वहाँ पे ना मिले ऐसा हो, तो हम यही करते हैं कि यू नो वी हैव सर्टन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट होम, स्टोर करके रखते हैं. और जैसे ऑन द वे आप सफारी के लिए वगैरह के लिए निकले, आपको वहाँ पर कुछ जंक नहीं खाना है, यूल जस्ट हैव एन एप्पल और अ बनाना, और सर्टन फूड्स जो आप घर से ही प्रिपेयर करके लेके आते हैं. वेरी वेरी सिंपल. बट अगेन एक्सक्यूजेस निकाले तो ये भी होंगे कि वहाँ पर जिम करने के लिए गए थे कि घूमने के लिए गए थे. अगर घर पे ही बनाना होता तो घर पे ही अच्छे नहीं थे. तो ये सारे एक्सक्यूजेस है. बट आई थिंक इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट तो कुछ कुछ चीज़ें करना बहुत आसान है. प्लस आप जब घूमने के लिए जाते हो तो आप वॉक तो एनीवे करने वाले हो, तो आप जो भी थोड़ा बहुत भी अनहेल्दी खा रहे हो ना, वॉक से वो थोड़ा तो मैनेज हो जाता है. एंड देन इफ़ यू डू वेट ट्रेनिंग तो वो और ज़्यादा मैनेज हो जाता है. तो वो मस्ट डू कुछ आप रख सकते हो कि दीज आर, जैसे सुबह मैं उठती हूँ, वेर एवर आई एम, वेर एवर विच एवर कंट्री आई एम, आई विल मेक श्योर कि सुबह उठने के साथ सुपर ग्रीन्स मैं ज़रूर लूँ, क्योंकि एटलीस्ट सुबह उठने के साथ जो भी डिटॉक्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको मिल जाए. तो कुछ चीज़ें घर से कैरी करके लेके जाना. आई थिंक देर आर सर्टन थिंग्स की जो आप कर सकते हैं. इट्स अबाउट लाइक कि फोकस की उस चीज़ को करना ही है, देयर इज नो गिविंग योरसेल्फ नॉट एन ऑप्शन. एब्सोल्युटली 100%. ओके, थैंक यू मैम. हमारी क्वेश्चंस तो ख़त्म ही नहीं होंगे अगर इसमें. नहीं, बट थैंक यू कॉमन, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे. आई एम रियली रियली हैप्पी कि ये पॉडकास्ट सुनकर बहुत सारे लोगों को एक भी आइडिया अगर इम्प्लीमेंट कर लिया. आई होप दैट इट विल हेल्प देम. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग थैंक यू. मी. इट विल श्योरली हेल्प.
सो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और आपने हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी होगी। सो नीचे हमने एक लिंक दी गई है जिसके बारे में अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में और डीप में समझना है तो आप उसके बारे में नीचे जाके जानकारी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट के बारे में अभी जानना चाहते हैं। लाइफ गुरुकुल में हमारा पर्पस है कि हम जितने ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट को ला सके हम लाना चाहते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट या कौन से इंसान को इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं और हम उनको लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।